हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, पीवाईक्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जहां पर हम लोग सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने एचएपी के पांचों पीवाईक्यू को सॉल्व करके, पीवाईक्यू तो और भी सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल 5-5 कर रहे हैं, ठीक है। और वो आपको बताया है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। खैर, फार्मास्यूटिक्स में ऐसा कुछ एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती नहीं है, पहले बता चुका हूं। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 ये पढ़ लोगे तो भी बहुत इजीली पास हो जाओगे। ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, बाकी पढ़ना पूरा है। आपको क्या मिलने वाला, जो लोग पहला पीवाईक्यू देख चुके हैं, चैप्टर वाइज वेटेज अभी दिखाई देगा। हाउ टू राइट आंसर, इसका जो जवाब है वो यही है कि जैसा मैं लिख रहा हूं यहां पॉइंट्स में, आपको ठीक ऐसे ही पॉइंट्स में आंसर एग्जाम में लिख करके आने हैं। पेपर हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कैसे लिखेंगे पेपर, जैसी आपकी सहूलियत है। अगर आपको हिंदी में लिखने में अच्छा लग रहा है और आपकी स्टेट में अलाउड है तो आप बाकायदा हिंदी में लिखें, लेकिन हिंदी में लिखने का तरीका मतलब जो साइंस के टर्म हिंदी में इस्तेमाल होते हैं उनका यूज करें, ठीक है। और हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, ये 5-6 पेपर 7-8 पेपर लगा दोगे तो 70-80% एमसीक्यू अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन एमसीक्यू पे भरोसा मत करना कि बिल्कुल रिपीट होके आते हैं। हाँ, 20 में से आप मान सकते हो कि 4-5-6 बिल्कुल रिपीट होके आ जाएंगे, लेकिन बाकी सारे पढ़े हुए में से ही आएंगे, लेकिन नए बन के आते हैं, ठीक है। चलिए, जो भी कंटेंट यहाँ इस समय पीवाईक्यू का अपडेट हो रहा है, ठीक है, वहां पर आपको सारा कंटेंट लगभग 5 तो हम लोग इस पे यूट्यूब पे भी करेंगे, बाकी उससे आगे जो भी पीवाईक्यू करेंगे वो सारा आपको ऐप पे मिल जाएगा। रिकॉर्ड वीडियो रहेंगे वहां पर। चैप्टर वाइज वेटेज, यानी कि हम लोग यहाँ पर पूरा पीवाईक्यू को क्वेश्चन निकाल के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे अलग अलग कर देते हैं। वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड रहेगा, और जो भी पीडीएफ है इंग्लिश हिंदी की वो आप लोगों को वहीं पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि जो चैप्टर का वेटेज होगा, कुल मिला के चैप्टर ही यहाँ 7 हैं, ठीक। तो चैप्टर नंबर 4 और 5 पढ़कर ही इजीली पास किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़े चैप्टर है दोनों के दोनों, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये चैप्टर का वेटेज है फिलहाल, जो ये जो पेपर में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी कौन से स्टेट का क्या है ये मैंने देखा नहीं है अभी, उसको मैं उसमें ऐप पे अपडेट कर दूंगा कि कौन से स्टेट का क्या है, लेकिन फिलहाल फर्क नहीं पड़ता कौन से स्टेट का है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सेम सिलेबस है। क्वेश्चन घूम फिर के एक दूसरे स्टेट में वो आते रहेंगे। टिप्स फॉर एग्जाम की बात की जाए तो आपको डेफिनेशन हर किसी की लिखनी है, जो मैंने बताया था, जैसा अभी मैं बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा भी आप लोगों को। और संभव है अगर तो कोशिश कीजिए एग्जाम्पल देने का, ठीक है ना। आंसर को पॉइंट्स में लिखना है, और एमसीक्यू को पूरा 100% सॉल्व करना चाहते हैं तो डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये 5 नंबर के क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपियास की हिस्ट्री बताइए। अब इसके 2 तरीके करने के, या तो आप पहला तरीका क्या है कि थोड़ा बहुत आप ऐसा रिटर्न में दीजिए, या फिर सीधा सीधा आईपी का आपको क्या देना है, इतिहास देना है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये वाली जो टेबल है, जो कि अब तक टोटल कितने हैं, 10 आ चुके हैं, 2026, ठीक है। अगर कोई ये लेक्चर 2026 के बाद देख रहा है तो बेटा अपने ईयर का उस ईयर में देख लेना, चेक कर लेना कि कोई नया आईपी तो नहीं आ गया है, ठीक है। क्योंकि समय के साथ आने वाले 3-4 साल 5 सालों में ये वीडियो पुराना हो जाएगा, कोई इसको देख रहा है और इतना ही देख के चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा मेंशन कर देता हूँ, ये पक्का देख लेना आप लोग अपने ईयर के हिसाब से। 27-28 में अगर कोई वीडियो देख रहा होगा इसको, तो उनके लिए हिदायत है, ठीक है। तो यही इतिहास है इसका, इतना भी बना के चले आएंगे तब भी चलेगा। तो थोड़ा सा समझते हैं कि और कैसे बेटर किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। 5 मार्क्स का है, तो शुरुआत जैसे मैंने कहा आपको हमेशा किससे करनी है, डेफिनेशन से करनी है, ठीक है। अब हिस्ट्री में हम लोग थोड़ा सा अपना लिख सकते हैं, थोड़ी सी बातें अगर आपने पढ़ रखी हैं। द आइडिया ऑफ इंडिजिनस इंडियन फार्माकोपिया, इंडिजिनस मतलब अपना खुद का, स्वदेशी, वॉज कंसीव्ड इन 1837, 1837 में ये आइडिया आया, और इस आइडिया ने शेप लिया 1841 में इन द फॉर्म ऑफ बंगाल फार्माकोपिया। 37 में आइडिया आया कि भाई अपनी खुद की यार इंडिया की होनी चाहिए। 1841 में बंगाल फार्माकोपिया के नाम से खुद की फार्माकोपिया बनके तैयार हो जाती है, ठीक है। एंड कॉन्स्पेक्टस ऑफ ड्रग्स, दवाओं का सर्वेक्षण नाम से आ जाता है ये। द थर्ड हिंदुस्तानी वर्जन इन बंगाली एंड हिंदी ऑफ लंदन फार्माकोपिया वॉज मेड अवेलेबल इन इंडिया फ्रॉम 1901, ठीक है। लंदन फार्माकोपिया का जो बंगाली और हिंदी वर्जन था वो 1901 में पब्लिश कर दिया गया है। ये थोड़ी इतिहास है कि किस तरीके से आईपी का जड़ें बैठी थी, किस तरह से उसका इतिहास रहा है कि कैसे कैसे करके आया, एकदम से नहीं आ गया।
पहले बंगाल फार्माकोपिया आया, फिर लंदन फार्माकोपिया को इंट्रोड्यूस कर दिया गया क्योंकि दवाइयों की जरूरत पड़ रही थी। फिर 1944 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने कहा किसको, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को 1944 में, ठीक है, DTAB को कहा कि भैया प्रिपेयर करो एक लिस्ट दवाओं की इंडिया के अंदर जिसके अंदर हैविंग सफिशिएंट मेडिसिनल वैल्यू, मतलब उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो सफिशिएंट हो, जो जस्टिफाई करें कि भाई हम उसको अपने फार्माकोपिया में डाल सकें। तो एक इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश होती है 1946 में। ये आपको इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट याद रखना है, ये आपका MCQ कई बार आ जाता है। तो 1946 में आपकी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट रेडी होती है। अगर आपको ये सब नहीं लिखना तो मत लिखो, आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पे पॉइंट बना करके कि इसके बाद 1946 में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट तैयार की जाती है DTAB के द्वारा। देन और ये जो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट थी यही क्या था, सीडिंग मतलब बीज का काम किया। और हमारी जो फिर इंडियन फार्माकोपिया थी ऑफिशियल वो पब्लिश होती है फिर 1955 में। ये थोड़ा सा आप हिस्ट्री में बता दोगे, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट एडिशन हमारा लॉन्च हो जाता है, पब्लिश हो जाता है 1955 में। कौन करता है, पब्लिश करता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। क्लियर है। अब IPC क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो स्वतः ही मतलब खुद से ही काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि सारे काम करती है इंडियन फार्माकोपिया को लेकर के, पब्लिश वगैरह जो भी कुछ चीजें हैं। उसके बाद आपको ये टेबल याद रखनी है। अब टेबल में आपको क्या याद रखना है, आपको एक चीज में क्लियर कर दूं, ठीक है। एक बार को भले ही आप ये फीचर्स याद ना रखें, लेकिन जो सबसे पहला फार्माकोपिया है उसका तो आप ईयर, कितने वॉल्यूम में थी, देन कौन चेयरमैन थे और कितने मोनोग्राफ थे, ये सब याद रखेंगे आप सबसे पहले वाले का। पूरी टेबल अगर आपको याद रखनी है तो एडिशन तो 10 है ही है, ईयर तो याद रखने ही रखने हैं, वॉल्यूम भी याद कर लीजिए। वॉल्यूम सिंपल है, कैसे याद करोगे, शुरुआत के 2 1 1, फिर 2 2 3 3, 2 2 करके पेयर में चलेंगे, फिर 4 4 4 4 4, ठीक है। 3 तक 2 2 2 2 है। फिर चेयरमैनशिप अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लो ज्यादा अच्छा है। कहने का मतलब क्या, अगर ये पूरी टेबल किस तरीके से आप याद कर रखो तो बेस्ट है। अगर पूरी टेबल आपको याद नहीं हो रही किसी वजह से तो आप ईयर, वॉल्यूम ये याद कर लें, ठीक है। और चेयरमैन जो है वो फर्स्ट का और लास्ट का पक्का याद कर ले, और फीचर मोनोग्राफ भी पहले का और लास्ट का पक्का याद कर ले। यही है इतिहास, ठीक है। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मतलब मान के चलो कि एक रिपीट ही होता रहता है ये, ठीक है। हर साल आ रहा है, किसी ना किसी स्टेट में पक्का आ रहा है ये। चलिए दूसरा है हमारे पास, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस ऑफ अ मील वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ बोथ इंपैक्ट एंड एट्रिशन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देख करके बच्चे जिनको थोड़ा डिटेल नॉलेज नहीं थी वो बच्चा परेशान हो गया, क्योंकि बच्चा क्या पढ़ के जा रहा है, हैमर मील, बॉल मील। यहां पर उसने कहा कि जो मील इस प्रिंसिपल पे काम करती है, इंपैक्ट और एट्रिशन, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो उल्टा कर दिया इसने, है ना। तो थोड़ा सा जिसने पढ़ रखा है वो समझ जाएगा कि ये कौन सी है, बॉल मील है अपनी। तो अब कोई भी मील आएगी तो ध्यान रखना है आपको, एक तो प्रिंसिपल बताना होता है उसका, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। 5 नंबर का है तो मान के चलो कंस्ट्रक्शन आपका 1 नंबर का, वर्किंग आपकी 1 नंबर की, एडवांटेज 1 नंबर का, डिसएडवांटेज 1 नंबर का, और यूजेस आपका 1 नंबर का आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल इसने यहां दे ही दिया है। अदरवाइज कहीं पे प्रिंसिपल नहीं होगा तो वहां प्रिंसिपल भी आपका 1 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। पढ़े अब इसे। अब उसके हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, समझते हैं क्या है। प्रिंसिपल दे दोगे, किसका काम करता है, इंपैक्ट एंड एट्रिशन। इंपैक्ट मतलब ये जो बॉल्स होती है इस तरह से रोल घूमता है तो स्टील बॉल होती है, ऊपर से आगे गिरती है, इंपैक्ट होता है। और बॉल जब गोल गोल घूमती है तो उनके बीच में घर्षण लगता है, तो एट्रिशन कहलाता है, ठीक है। इंपैक्ट क्या है, द फॉलिंग बॉल, जो बॉल गिर रही है वो तोड़ती है, पार्टिकल्स को छोटा छोटा कर देती है। और एट्रिशन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, जो 2 बॉल आपस में रगड़ती हैं, बिटवीन द बॉल्स के बीच में जो पार्टिकल आता है रगड़ रगड़ के छोटा हो जाता है। अब कंस्ट्रक्शन में ये तो इस तरह से नहीं बनाओगे, दिखाने के लिए हम बना दिया एक अच्छा सा डायग्राम। जितना भी अपने पास वो है मशीन्स हैं, सबके डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है आपको, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप बता दोगे इसको कि एक हॉलो सिलिंड्रिकल शेल होता है, ठीक है। ये मेन बॉडी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ठीक है। माउंटेड हॉरिजॉन्टली, स्टेनलेस स्टील, पोर्सलिन और मेटल इनकी बनी होती है। आप पोर्सलिन मेटल ना लिखे तो एटलीस्ट स्टेनलेस स्टील जरूर लिखें। माउंटेड हॉरिजॉन्टली, ऐसे बेड़ा बेड़ा लेटा हुआ होता है,
ऑन ए मेटल फ्रेम, ये मेटल फ्रेम होता है उस पर रखा होता है, तो जैसा है उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के इसको। अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये एक्सिस इसकी कैसी है, लंबी लंबी एक्सिस हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। द इनर सरफेस में बी स्मूथ और लाइंड विद अ वियर रेजिस्टेंट मटेरियल, अंदर का जो सरफेस होता है वो काफी स्मूथ होता है और ऐसे मटेरियल से उसकी लाइनिंग कोटिंग की जाती है कि उसके ऊपर चोट का या घर्षण का फर्क ना पड़े, खुजते नहीं, क्योंकि अंदर बॉल बार बार रगड़ती है, ठीक है, ठीक, जिससे कि क्या ना हो कंटेमिनेशन, अगर अंदर टूट फूट होगी तो वो दवाइयों के साथ मिल जाएगा, ठीक है। देन फीड इनलेट, एक फीड इनलेट जहां से हम सारा सामान मतलब अपनी दवाइयों को डालते हैं तोड़ने के लिए, तो फीड इनलेट हो गया। और एक होता है डिस्चार्ज आउटलेट, जहां से पिस करके पाउडर फॉर्म में जाइल लगी होती है, अपने साइज का निकलता रहता है और जो बड़ा साइज का पार्टिकल है वो आगे आ जाता है, ठीक है। फीड इनलेट, डिस्चार्ज आउटलेट हो गया। ग्राइंडिंग मीडिया, ग्राइंडिंग किस माध्यम से हो रही है, बॉल्स के माध्यम से हो रही है। बॉल भी किसकी बनी हुई होती है, स्टील की बनी हुई होती है। ये लगभग, ये आपका एमसीक्यू आता है, 30 से 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम, आपको पूरा नहीं भरना है, केवल कितना 30 से 40% ही भरना है बॉल्स, बाकी वॉल्यूम खाली रहेगा, बाकी दवाइयां आती रहेंगी। और बॉल्स, क्योंकि बॉल जब ये घूमेगा तो बॉल को घूमने के लिए भी स्पेस चाहिए, तो इस ड्रम के अंदर कितना परसेंट हमारे पास बॉल से भरा जाएगा, स्टील बॉल से 30 से 50%। बॉल का जो साइज होता है वो लगभग 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। मैं बताता जा रहा हूं, बाकी तो आप समझ जाओगे इसको, ठीक है। द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन बिटवीन दीज बॉल्स, इन बॉल्स के बीच में जो इम्पैक्ट और एट्रिशन होता है उससे क्या होता है, साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ड्राइविंग मैकेनिज्म के लिए क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, ठीक है, कनेक्टेड थ्रू अ बेल्ट एंड पुली सिस्टम और गियर ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे मशीन लगा हुआ है या डायरेक्ट मोटर लगी होती है, या ऐसे बेल्ट से, ऐसे नहीं, अपना गांव वगैरह में ट्यूबवेल वगैरह बेल्ट रहती है, उससे कनेक्ट रहता है, तो ये घूमता रहता है उससे बेल्ट के माध्यम से, ठीक है। ओके, कवर और लीड, द शेल इज क्लोज एट बोथ एंड, दोनों तरफ से इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये तो बेसिक है एक तरह से, ये बेसिक बातें आपको उसके कंस्ट्रक्शन में लिख करके आनी है। हेडिंग याद रख लेंगे कि किन किन हेडिंग पे, तो आप पहले 5 हेडिंग, हॉलो सिलेंडर के बारे में लिखना है, देन इनलेट्स और आउटलेट के बारे में लिखना है, फिर बॉल्स के बारे में लिखना है, ड्राइविंग मैकेनिज्म जो मोटर के बारे में लिखना है, कवर और लीड उसके बारे में लिखना है। ये हेडिंग दिमाग में रखेंगे, 5 हेडिंग हो जाएंगे, उसमें एक 2 लाइन भी लिख के आ जाएंगे, तो आपका कंस्ट्रक्शन कवर अप हो जाएगा, ठीक है। सपोर्टिंग फ्रेम होता है, सपोर्टिंग फ्रेम आ गया हमारे पास ये, ठीक है ना, यहाँ पे कंक्रीट का बना हुआ रहता है सपोर्टिंग फ्रेम। वर्किंग की बात करें, फीडिंग द मटेरियल, हमने मटेरियल डाला साइड से, द मटेरियल इज फेड इनटू द हॉलो सिलेंडर शेल थ्रू द फीड इनलेट, साइड से हमने मटेरियल डालना स्टार्ट किया, ठीक है। देन अ सुटेबल क्वांटिटी ऑफ ग्राइंडिंग बॉल्स इज आल्सो एडेड, टिपिकली 30 से 50%, हम लगभग 30 से 50% उसका वॉल्यूम भर देते हैं स्टील बॉल से। रोटेशन ऑफ सिलेंडर, अब उसे रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। द सिलेंडर इज रोटेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर, अब ये बेसिक बात है कि इलेक्ट्रिक मोटर से रोटेट करवा रहे हैं। रोटेशन की जो स्पीड होती है वो बिलो द क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल स्पीड एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिटिकल स्पीड क्या है, द स्पीड एट विच द बॉल्स वुड क्लिंग टू द वॉल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक ऐसी रफ्तार होगी कि ये जो बॉल है ये चिपक गई इससे बिल्कुल, अब मतलब नीचे नहीं गिरेगी, चलती चली जाएगी, इसको कहते हैं हम लोग क्रिटिकल स्पीड। द स्पीड एट विच द बॉल वुड क्लिंग टू द वॉल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना, तो उसके नीचे रखनी है हमको, वरना बॉल घूम जाएगी तो इंपैक्ट का असर नहीं आएगा। तो इतनी धीमी भी नहीं रखनी है कि वो, यहाँ पे रफ्तार ऐसी रखनी है कि थोड़ा सा बॉल चिपक के ऊपर चली जाए और ऐसे गिरे तो पिटाई हो, मतलब टकराव हो, और थोड़ी बहुत बॉल आपस में से रगड़ते हुए भी जाए, तो वो कहलाएगी इसकी नॉर्मल स्पीड, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ द सिलेंडर हमें कैसे रखना है, बिलो द क्रिटिकल स्पीड रखनी है। कास्केडिंग ऑफ बॉल, कास्केडिंग मतलब जो एक के बाद एक, एज द सेल रोटेट, जैसे जैसे सेल रोटेट करेगा, यानी कि सिलेंडर हमारा, बॉल्स आर लिफ्टेड अप, बॉल्स ऊपर उठेंगी ऑन द राइजिंग साइड, ठीक है, जिस तरफ से वो सिलेंडर ऊपर जा रहा है ऑफ द सिलेंडर, आफ्टर ए सर्टेन हाइट, एक हाइट के जाने के बाद, ग्रेविटी कॉजेज देम टू फॉल फ्रीली, ग्रेविटी की वजह से ये फ्रीली गिरेंगे आकर के, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ठीक है, ऑन टू द मटेरियल बिलो, जो भी मटेरियल है उसके ऊपर आके टकराते रहेंगे ये। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, तो ये आ गया कास्केडिंग बॉल, एक के बाद एक बॉल इस तरह से आके गिरती रहेंगी। द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग बॉल, जो बॉल गिर रही है उसका जो इम्पैक्ट होगा वो तोड़ देगी बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, साइमल्टेनियसली, उसी के साथ।
द रबिंग एक्शन, जो बॉल आपस में घूम घूम के रगड़ रही है उससे रबिंग एक्शन हो रहा है बिटवीन द बॉल्स, ये क्या कर रही है और ज्यादा रिड्यूस कर रही है पार्टिकल साइज को। तो बेसिक है, हेडिंग समझ लो क्या बोलना है। कुछ एक जैसे मान लो चलो ये हेडिंग नहीं दी, मान लिया हमने फीड कर दिया, कास्केडिंग दिखा दिया, इंपैक्ट एक्टिवेशन दिखा दिया, खत्म हो गया, प्रोडक्ट हमारा डिस्चार्ज जो महीन पार्टिकल होगा बाहर साइड से आउटलेट से बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो मैं एक डायलॉग पहले बोला करता था, अब बोलना भूल गया हूं, याद नहीं रहता कि लकीर का फकीर नहीं बनना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हेडिंग को दिमाग में सेट कर लो और हेडिंग को सेट करके ना जैसे मतलब कास्केडिंग ऑफ बॉल, अच्छा सर ने ये कहा है तो क्या लिखना है उसमें, एक बार अपने आप को समझाना है। अच्छा कास्केडिंग मतलब सिलेंडर के साथ साथ बॉल उठेंगी हमारी और बॉल गिरेंगी, उनके गिरने से टकराव होगा और कुछ बॉल जो है कुछ क्या जो बॉल गोल गोल भी घूमेंगी, उसकी वजह से दो बॉल के बीच में फ्रिक्शन भी लगेगा। ये दिमाग में सेट कर लेगा, अच्छा इस हेडिंग में ये लिखना है, फिर बना के लिखो अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी हेडिंग सही है तो टीचर हेडिंग देख के ही आपको टिक करके आगे न बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ता है कि अच्छा हाँ बच्चा सही लिख रहा है। ठीक है, ग्रामर के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या हो गया इसमें, अच्छा ये हमें लग रहा है मिस हो गया। चलिए कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस ये मिस हो गया, तो ये मैं अपडेट कर दूंगा बाद में पीडीएफ के अंदर। ये शायद लगता है हाँ वो मिस हो गया मेरे को लग रहा है ठीक है कोई बात नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो वो एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ खास नहीं है, मैं लिख करके मेंशन कर दूंगा उसको अलग से, या फिर उसका एक छोटा सा अपडेट कर दूंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा, या एक बार आप थोड़ा सा खुद सर्च कर लेना। अब वो मिस हो गया है। ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं, इनलिस्ट द वेरियस ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल इवोल्यूशन टेस्ट ऑफ टैबलेट। टैबलेट्स को जब बन जाती हैं तो ऑफिशियल टेस्ट यानी कि जो हमारे आईपी में दे रखे हैं, और नॉन ऑफिशियल जो ऑफिशियल नहीं है बस टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है करके, उनको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करना है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अलॉन्ग विद अपरेटस, इसको डिटेल में बताना है। ये जो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल है इनको इनलिस्ट करना है, यानी कि ये आपके होंगे 2 मार्क्स के। ऑफिशियल मान लो 1 नंबर का हो गया, नॉन ऑफिशियल 1 नंबर का हो गया, और ये जो ये एक्सप्लेन कर रहे हो ये आपका 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने जो चीजें हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया डिफाइन के साथ। यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन की शुरुआत जो आप करोगे किससे करोगे, डेफिनेशन ऑफ टैबलेट्स, कि टैबलेट्स क्या होती हैं, डेफिनेशन लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, देन ऑफिशियल इवोल्यूशन यानी कि जो फार्माकोपियल दे रखी है, यहाँ पर हम लोग वेट वेरिएशन टेस्ट, कहने को तो इसे इनलिस्ट बोला हुआ है लेकिन आप कोशिश करेंगे एक लाइन में डिफाइन भी कर दो। वेट वेरिएशन का मतलब क्या है, यहां पे हम नापते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेस यूनिट बाय चेकिंग इफ टैबलेट वेट्स फॉल विद इन द परमिटेड डेविएशन। टैबलेट को वेट करते हैं और देखते हैं क्या उसका वजन जो रेंज है उसी के अंदर है। ठीक है ना, फ्रॉम द एवरेज वेट इंश्योरिंग कंसिस्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो उसी रेंज में है टैबलेट का वजन तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा एपीआई है वो सही होगा। देन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, यहां पर हम हर एक टैबलेट के ईच टैबलेट कंटेन्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग। ये तो हमने क्या हुआ कि टैबलेट का वेट से एक अंदाजा लगा लिया, इसमें हम एग्जैक्टली टैबलेट को तोड़ करके उसका टेस्ट करके चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर जो कंटेंट है वो सही है, उसका वेरिएशन 90% से 110% के बीच में रहना चाहिए। क्या मतलब है, अगर वो बोल रहा है कि 100 mg की टैबलेट है पैरासीटामोल तो मिनिमम 90, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, या 110 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस रेंज के बीच में रहना चाहिए। देन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, जिसको कि अभी हम लोग डिटेल में भी करेंगे। यहां पे हम क्या देखते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर टैबलेट टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। टैबलेट को टूटने में, भाई हम खाते हैं तो पेट के अंदर जाके टैबलेट सबसे पहले टूटेगी ना, उसके बाद डिसॉल्व होगी, वो है डिसइंटीग्रेशन, वो कितना लग रहा है। ठीक है, वो हम पता लगाते हैं। डिसोल्यूशन टेस्ट, इसमें क्या है, द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द टैबलेट इनटू सॉल्यूशन। डिसोल्यूशन, जो ड्रग है वो किस रेट से और किस हद तक हमारे सॉल्यूशन में आ गई है, विच इज अ वाइटल इंडिकेटर फॉर बायोअवेलेबिलिटी, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूशन में आएगा उतना ही ज्यादा हमारे ब्लड में पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर है। अब नॉन ऑफिशियल, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हार्डनेस, क्रशिंग स्ट्रेंथ की हार्ड कितनी है, मेजर द टैबलेट रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग और चिपिंग अंडर स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग, कि भाई जब हैंडलिंग हो रही है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे ज्यादा हिलने डुलने से बहुत ज्यादा टूट फूट रही है,
तो वो चीज हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के लिए खास तरह का इंस्ट्रूमेंट है मॉन्सेटो या फाइजर टेस्टर। देन फ्राइबिलिटी टेस्ट, ध्यान रखना ये हार्डनेस है। फ्राइबिलिटी, फ्राइबिलिटी में क्या है, मेजर द टैबलेट ड्यूरेबिलिटी बाय रोटेटिंग अ सैंपल इन रोचे फाइब्रिलेटर, ये वर्ड याद रखेंगे, मशीन का नाम है, फॉर 100 रिवोल्यूशन एंड कैलकुलेटिंग वेट लॉस। ठीक है, कि बार बार रोटेट कराया और रोटेट करने के बाद कितना पार्टिकल उससे छट गया और कितना वजन उसका अब रह गया। ठीक है, तो फ्राइबिलिटी टेस्ट, कितना ज्यादा उसके अंदर से जैसे नहीं टकराने से चूरा निकल सकता है। ठीक है, कितना ज्यादा फ्राइबल है। थिकनेस एंड डायमीटर उसका चेक कर लेते हैं। देन जनरल अपीयरेंस, दिखने में कैसी है टैबलेट, आंखों से देखने में सही लग रही है, ज्यादा गंदी तो नहीं लग रही है। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, विजुअल चेक हो गया, कलर हो गया, एम्बोसिंग, उसके बाद जो मार्किंग होती है वो ठीक है कि नहीं है, कैपिंग, लैमिनेटिंग, ये सब चीजें तो नहीं है, कोई गंदी बदबू तो नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एसिटिक एसिड की आती है स्मेल इन डिग्रेडिंग एस्पिरिन, जो एस्पिरिन खराब होती है उसमें से एसिटिक एसिड की स्मेल आती है। तो ये नॉन ऑफिशियल है। ठीक है, और ये हमारे ऑफिशियल है। ठीक है, क्लियर होगी बातें। तो ये आप हेडिंग एटलीस्ट पक्का याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनलिस्ट करने को ही कहा गया है। मैंने एक एक लाइन में डिफाइन कर दिया है, और डिफाइन करना भी चाहिए, भले वो इनलिस्ट करने को बोल रहा है, आपको डिफाइन हर चीज को करना है। देन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, समझते हैं इसको डिटेल में। होता क्या है, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इस टाइप से। ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब है 6, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर हम टैबलेट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, टैबलेट डाल देते हैं। ये लिक्विड होता है। ये लिक्विड कैसा है, ये लिक्विड को वैसा ही प्रिपेयर किया जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और वैसा ही इसका एसिडिक पीएच रखा जाता है जैसे हमारे पेट में होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे टैबलेट यहाँ पे आ जाती है, इसको इसके अंदर डाल के ऐसे ऊपर नीचे हिलाया जाता है। बिल्कुल टैबलेट को हम लोग कोशिश करते हैं कि जब ये ऊपर नीचे मूव करे, टैबलेट हमारी बीचा बीच में बनी रहे, ना एकदम नीचे जाए ना एकदम ऊपर आ जाए, ताकि हर समय वो बिल्कुल लिक्विड के बीच में रहे। और इसको कुछ समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते रहते हैं, और आफ्टर सम टाइम, जो टाइम फिक्स होता है, फिर हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे जाली लगी होती है कि कितनी टैबलेट बच रही है, तो उससे आइडिया लगता है कि हाँ इतने टाइम में हमारी टैबलेट पूरी डिसइंटीग्रेट हो गई है, या बिल्कुल भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है, या कितनी हो गई है और आगे हो ही नहीं रही है, वो सारा आइडिया लग जाता है। यहाँ से बात समझ में आ गई। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। पर्पस क्या है इसका, डिटरमाइन द टाइम इट टेक्स फॉर टैबलेट टू ब्रेक डाउन, कितना टाइम लग रहा है टैबलेट के टूटने के लिए। जरूरी है ये, टैबलेट टूटेगी नहीं अगर तो क्या होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगी हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में डिसॉल्व होने के लिए उसका टूटना जरूरी है। ठीक है, डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल इंश्योरिंग द ड्रग कैन बी रिलीज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, और टूटेगी तभी ये सुनिश्चित होगा कि हाँ अब दवाई डिसॉल्व होने लगेगी। द यूएसपी डिवाइस टू टेस्ट डिसइंटीग्रेशन यूजेस 6 ग्लास ट्यूब, जिस डिवाइस से हम इसको टेस्ट करते हैं उसमें 6 ग्लास ट्यूब होते हैं, ये दिखाया मैंने आपको। दैट आर 3 इंच लॉन्ग, ये 3 इंच लंबे होते हैं, ओपन एट टॉप, ऊपर की तरफ खुले हुए हैं, एंड 10 नंबर मैश, जाई लगी होती है 10 नंबर की, एट द बॉटम एंड, नीचे की तरफ जाई लगी होती है 10 नंबर मैश की। ठीक है, 1 tablet is placed in each tube and the basket rack is positioned in a 1 liter beaker of water contain। हर एक को एक ट्यूब में एक टैबलेट डाल देते हैं, और उसको 1 लीटर का ये पानी है उसके अंदर सेट कर देते हैं। इसके अंदर कैसा फ्लूइड है, सिम्युलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड। सिम्युलेटेड मतलब नकल, गैस्ट्रिक फ्लूइड की नकल की तरह एक पानी बना लेते हैं और फिर उसमें रख देते हैं। या सिम्युलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड, जहां पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर रहता है, और सच दैट टैबलेट रिमेन्स 2.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑन देयर अपवर्ड मूवमेंट। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पर, जो मैंने बताया था कि जब वो मूव करेगा, ठीक है, तो कह रहा है टैबलेट रिमेन 2.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑन देयर अपवर्ड मूवमेंट। जब वो ऊपर मूव करेगा तो वो ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर नीचे, और जब वो नीचे मूव करेगा तो नीचे से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब बीच में रहे पानी के। ठीक है, मूव द बास्केट कंटेनिंग टैबलेट अप एंड डाउन एट फ्रीक्वेंसी 28 to 32 साइकिल पर मिनट। 1 मिनट में 28 से 32 बार हमें इसको ऐसे ऊपर नीचे करना है। According to test, tablet must disintegrate and all particle must pass through the 10 mesh screen। वो कह रहा है टेस्ट के हिसाब से सारा की सारा टैबलेट को डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए, और सारे पार्टिकल्स 10 नंबर की मैश जो जाली लगी हुई है यहाँ पर, उससे निकल जाने चाहिए अंदर। इन द टाइम स्पेसिफाइड, जो टाइम
हमारे फार्माकोपिया में स्पेसिफाई है उसके उसी टाइम के अंदर, ठीक है। इफ एनी रेसिड्यू रिमेन, अगर कोई चीज पीछे बची रह जाती है, इट मस्ट हैव अ सॉफ्ट मास, वो सॉफ्ट मास होना चाहिए जो हम कह सकते हैं कि कोटिंग वोटिंग का कुछ रहता है रह जाता है, हमारा एपीआई नहीं होना चाहिए, क्लियर। और फिर आपको यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन टाइम का एक छोटा सा टेबल बना देना है कि अनकोटेड टैबलेट को 15 मिनट लगेंगे, कोटेड को 30 मिनट, कोटिंग 2 प्रकार की है, फिल्म कोटेड 30 मिनट, कुछ और कोटिंग है तो 60 मिनट, एंट्रिक कोटेड है तो लगभग इसे 2 घंटे लग जाते हैं, डिस्पर्सिबल या सॉल्युबल टैबलेट है तो 3 मिनट के अंदर, एफर्वेसेंट टैबलेट है तो 5 मिनट के अंदर, ठीक है। ये टाइमिंग से क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ये याद रखना है, क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए फिर बात यहां पे पूछा गया है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस। देखो किसी टाइम पर जब मेरे लेक्चर्स काफी बड़े होते थे यूट्यूब पर या नोट्स में, तो बच्चे कहते थे कि सर ये तो बहुत बड़ा हो जाता करके ये होगा, मतलब फोन आते थे बच्चों के और बच्चों को बोलता था बेटा देखो हर स्टेट में अलग है, और ऑइंटमेंट बेस के ऊपर पूरा क्वेश्चन ही आ गया है, ठीक है, और 5 नंबर में है। तो जो चीज कराई गई है चैप्टर नंबर 5 में वो सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज बेकार नहीं, वो डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे स्कोर के लिए। तो ऑइंटमेंट बेस क्या होता है, बेस का सिंपल मतलब समझ लो क्या होता है। बेस एक ऐसी चीज है, जैसे ऑइंटमेंट का ना गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है, तो उसके अंदर एक बेस तैयार किया जाता है। अब उस बेस के अंदर हम अपना एपीआई डाल देते हैं, क्लियर होगी बात। तो बेस जैसे कि पिज्जा खा रहे हैं तो बेस तैयार करते हैं, उसके ऊपर सारा सब्जी वब्जी लगाते हैं, तो एक बेस होता है। तो ऑइंटमेंट के केस में थोड़ा रहता है वैसे सेमी सॉलिड फॉर्म में। अ बेस और व्हीकल इज द इनर्ट और सपोर्टिव सब्सटेंस। इनर्ट मतलब वो किसी भी तरीके से हमारी बॉडी पर असर नहीं करेगा, बिल्कुल इनर्ट होता है। इन अ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म इन विच द एक्टिव ड्रग इज डिस्पर्स, जिसके अंदर हम अपना एक्टिव ड्रग यानी कि एपीआई को डाल देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं या इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। लिखने का तरीका है, चाहे आप डिस्पर्स लिख दो चाहे डिसॉल्व लिख दो, ठीक है। यूजुअली बेस इज फार्माकोलॉजिकली इनर्ट, बॉडी के ऊपर किसी तरीके का फार्माकोलॉजिकल मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, बॉडी में जाएगा एक्सक्रीट हो जाएगा उसके बाद। बट इट क्रिटिकली डिटरमाइंड, लेकिन ये कुछ चीजों को काफी क्रिटिकली मतलब निर्णायक होता है कुछ चीजों के लिए। कैसे कि रिलीज रेट, दवा किस रफ्तार से उसका रेट क्या रहेगा निकलने का, ठीक है। पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग इनटू स्किन, क्या दवा पेनिट्रेट कर पाएगी या किस हद तक पेनिट्रेट कर पाएगी, वो बेस पे डिपेंड करेगा। स्टेबिलिटी, उस बेस के अंदर दवा हमारी कितनी स्टेबल रहेगी, उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा। स्प्रेडेबिलिटी, क्या वो आराम से स्प्रेड होकर फैल के लग जाएगी, ठीक है। एंड थेरेप्यूटिक इंडिकेशन, यानी कि वेदर इट इज सुटेबल फॉर ड्राई और वीपिंग स्किन। बेस के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि वो ड्राई स्किन पे लगाएं या कटा फटा है उसके ऊपर लगाएं। ये सारी चीजें बेस ही डिसाइड करता है और उसी हिसाब से फिर चीजें होती हैं, ठीक है। बात समझ में आई। बेस तो खुद तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इन सब चीजों को डिसाइड करता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बेसिस, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, पहले 1 2 है ना, टोटल आई थिंक 5 टाइप्स के हैं, तो पढ़ते चलते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिस, इसको हम ऑलिजिनस बेसिस भी कहते हैं, आपको एक एक लाइन में डिफाइन कर देना है। अब इसमें देखो बताता हूं मैंने पूरा डिटेल दे दिया है, आप जितना पढ़ पाए। कंपोजिशन पक्का देना है। हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होगा, ये हाइड्रोकार्बन डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है। दे आर एनहाइड्रस, इसके अंदर पानी नहीं होता है, एंड हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागते हैं, या पानी जैसे लगा देंगे तो पानी फिर इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल पक्का देना है, व्हाइट पेट्रोलियम जेली जो वैसलीन में इस्तेमाल होती है, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन, मिनरल ऑयल और पॉलीथाइलिन। अब इसकी की प्रॉपर्टी अगर आप एक बार को नहीं देते हो तो चल जाएगा, लेकिन की प्रॉपर्टी से हमको कई बार थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आएगा तो जरूरत पड़ती है, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये 2 पॉइंट दे दो। की प्रॉपर्टी कैसे, वेरी एक्लूसिव एंड इमोलिएंट। एक्लूसिव होता है जो अच्छे से कहते हैं ना कि कवरिंग कर लेगा। एक्सलेंट एट प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, ठीक है ना, अच्छे से कवरिंग होती है स्किन के अंदर से, मतलब कवर कर लिया, अब अंदर से पानी वानी लॉस नहीं होगा, यानी कि स्किन हमारी कैसी बनी रहेगी, मॉइस्ट बनी रहेगी। ग्रीसी होती है काफी, बहुत ज्यादा ग्रीस टाइप का चिकना रहेगा। डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ, ठीक है, आसानी से वॉश नहीं होता है। केमिकली इनर्ट तो है, डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और एक्वस सिक्रीशन, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको
बतानी रहेगी। अब इसका आप यूज आ गया, फिर डिसएडवांटेज आ गया। तो मैंने जैसा ही कहा कि आप ये 2 पॉइंट पक्का दें, उसके बाद आपको जितना याद हो जाए, ठीक है। यूज दे देखो, बेस्ट फॉर ड्राई, स्केली, लैग्निफाइड लेसेंस, ठीक है। ये क्रोनिक एक्जिमा या सोरियासिस जिनको होता है उसको कहते हैं लैग्निफाइड लेसेंस। एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन लिप्स अराउंड वाउंड्स, होठों वगैरह पर लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है, या जख्म के ऊपर लगा लेते हैं। टू हाइड्रेट द स्ट्रेटम कॉर्नियम टू इनहांस ड्रग एब्जॉर्प्शन, उसको जो ऊपर की लेयर है स्किन की, हाइड्रेटम स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसको हाइड्रेट करके रखती है ये, ठीक। डिसएडवांटेज क्या है? कैन बी टू ऑक्लूसिव फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ट्रैप हीट एंड मॉइस्चर, इतनी ज्यादा ऑक्लूसिव है, प्रोटेक्टिव है कि अंदर की हीट तक को बाहर नहीं निकलने देती है। अब जहां पे इन्फ्लेमेशन है, ऐसे केस में क्या होता है, हीट वहीं रह जाती है, ठीक है, और मॉइस्चर वहीं रह जाएगा, फिर दिक्कत आती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये डिसएडवांटेज, यूजेस और की प्रॉपर्टीज, ये अगर एक बार को आप नहीं भी लिखते हैं तो चल जाएगा, बट क्योंकि मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट करना था कि कोई चीज मिस ना रहे, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे चीजें कंप्लीट कर दी है। 2 पॉइंट आपको पक्का देने, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। एब्जॉर्प्शन बेसिस, दे आर एनहाइड्रस लाइक हाइड्रोकार्बन, ये भी क्या है, पानी नहीं होता, बेसिस, बट हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू एब्जॉर्ब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, बट ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। बात समझ में आई? ओके। वाइल रिटेनिंग देयर सेमी सॉलिड ग्रीसी कैरेक्टर, ये पानी को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रीसी ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब करके पानी जैसे हो जाएंगे, नहीं, वो ग्रीसी रहते हैं। एग्जाम्पल में एनहाइड्रस टाइप में आ जाएगा एनहाइड्रस लैनोलिन, और इसमें भी लैनोलिन है, इसमें कंटेनिंग 25% वाटर और हाइड्रोफिलिक पेट्रोलियम, ठीक है। तो मेन आप इसमें याद रखेंगे लैनोलिन। की प्रॉपर्टी की बात करें, कैन इनकॉर्पोरेट वाटर सॉल्युबल ड्रग, इसके अंदर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स को हम डाल सकते हैं क्योंकि पानी होता है। स्टिल ऑक्लूसिव, अभी भी ऑक्लूसिव है, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल वाटरी बेस होगा ना, वो बहुत ज्यादा ऑक्लूसिव नहीं होता, पानी लगेगा तो उड़ जाता है फिर वो, और जो ग्रीसी होता है चिपक के रह जाता है, वो ज्यादा ऑक्लूसिव होता है। इमोलिएंट बट लेस सो देन प्योर हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन है उससे कम होते हैं। मोर हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग होते हैं देन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बेसिस से ज्यादा वाटर लविंग होते हैं। यूज की बात करें, ठीक है, यूजफुल एज इमल्सिफाइंग एजेंट, क्रीम और सॉफन, गुड इमोलिएंट, ठीक है, इसको यूज को छोड़ देना, ठीक है ना। अभी जो लास्ट टाइम पे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो ये छोड़ देना, आप केवल एग्जाम्पल और कंपोजिशन पढ़े, ठीक है। ओके, वाटर इन ऑयल इमल्सन बेसिस, ये क्या है? दीज आर इमल्सन्स वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स, ये इमल्सन्स होते हैं जिसको हम बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये इमल्सन्स है जहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स यानी पानी को हमने एक कंटिन्यूअस ऑयल फेज के अंदर डाल दिया है, ऑयल के अंदर पानी को डाल करके इमल्सन तैयार किया हुआ है और उसको बेस की तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कोल्ड क्रीम और कई सारी कॉस्मेटिक यानी कि नाइट क्रीम वगैरह होती है, उसमें यही चलता है, वाटर इन ऑयल। ये कोल्ड क्रीम तभी चिकनी चिकनी रहती है। की प्रॉपर्टी क्या है? डिस्पाइट कंटेनिंग वाटर दे आर स्टिल ग्रीसी, पानी होने के बावजूद भी ग्रीसी होती है, चिकनी चिकनी रहती है और ऑक्लूसिव, कवरिंग करके रखती है, बिकॉज द एक्सटर्नल फेज इज ऑयल, क्योंकि यहाँ पे ऑयल मौजूद है। वॉश ऑफ मोर इजीली देन हाइड्रोकार्बन बेसिस, काफी आसानी से वॉश धुल जाती है हाइड्रोकार्बन बेस के कंपैरिजन में। प्रोवाइड अ कूलिंग सेंसेशन एज वाटर एवोपरेट, जैसे जैसे पानी उड़ता है तो हमें कूलिंग, ठंडक का भी एहसास होता है। यूज की बात करें तो क्लींजिंग क्रीम में, ड्राई स्किन कंडीशन में, और कैन डिलीवर बोथ ऑयल सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, दोनों प्रकार के ड्रग्स इसके अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब ऑयल इन वाटर इमल्सन बेसिस, यानी कि ये भी इमल्सन है लेकिन ऑयल इन वाटर टाइप का है, ये होता है वाटर रिमूवेबल बेसिस, यानी कि दवा लगा के हम आसानी से धुल सकते हैं, ठीक है। दीज आर इमल्सन्स वेयर ऑयल, यहां पर हम ऑयल को डिस्पर्स करते हैं पानी के अंदर। एग्जाम्पल वैनिशिंग क्रीम, क्रीम लगा दो फिर जो कहते हैं क्रीम गायब हो जाती है, तो ये वही है, पानी होता है उड़ जाता है। हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, मोस्ट टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स होती है वो भी यही होती है। की प्रॉपर्टी, ये नॉन ग्रीसी है, याद रखेंगे। ऑयल इन वाटर इमल्सन, ये नॉन ग्रीसी हो जाएगा। कॉस्मेटिकली एलिगेंट, कॉस्मेटिक के पर्पज से काफी अच्छी है क्योंकि इसमें चिकनापन नहीं होता है। वाटर वॉशेबल एंड इजीली रिमूव्ड, पानी से धुल जाती है, आराम से रिमूव हो जाती है। कूलिंग इफेक्ट देती है। अलाउ फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स, अब वाटर सॉल्युबल है तो बहुत सारी दवाएं इसके अंदर हम डिसॉल्व करके प्रिपेयर कर सकते हैं। लेस ऑक्लूसिव है एंड मॉइस्चराइजिंग, उतनी ज्यादा अच्छा इसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट नहीं है और उतना अच्छा ऑक्लूसिव नहीं है,
ठीक है। यूज किया फर्स्ट चॉइस फॉर एक्यूट वीपिंग और ऊजिंग डर्मेटोसिस। वीपिंग मतलब जहां से जख्म से कुछ रिसाव वगैरह आ रहा होता है या स्किन खुली हुई होती है, ठीक है। तो एक्यूट वीपिंग या ऊजिंग डर्मेटोसिस है, उसमें काफी अच्छा इसका रोल रहता है। फॉर एप्लीकेशन टू लार्ज एरियाज और हेयरी साइड्स, बाल वालों में होता है ना प्रॉब्लम होती है, स्काल्प पे प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ये अच्छा है क्योंकि चिकना नहीं है तो धुल जाता है आराम से। व्हेन पेशेंट कॉम्प्लेंस एंड कॉस्मेटिक अपील आर प्रायोरिटीज, पेशेंट को क्या चाहिए, चिकनापन नहीं चाहिए और कॉस्मेटिकली मतलब कि उसको अंदर कॉस्मेटिक इफेक्ट भी आए, तो फिर हम इस वाले बेस का इस्तेमाल करेंगे, किसका, ऑयल इन वाटर वाले का, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। देन वाटर सॉल्युबल बेसिस, ये ग्रीस लेस होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल है, इसमें ऑयल होगा ही नहीं, तो वॉशेबल है, ग्रीस फ्री है, डू नॉट प्रोवाइड ऑक्लूजन, इसमें ऑक्लूजन होगा ही नहीं, तो सुटेबल होते हैं फॉर सॉलिड, जो सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व करवाना होता है। इसमें कौन आ गया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और मैक्रोगोल बेस, ठीक है। तो बेस समझ में आ रहा है। देखो लास्ट जिन बच्चों को पढ़ा हुआ है उनको फटाफट मजा आ रहा होगा पढ़ने में, जिनको बच्चे रिवाइज कर रहे हैं वो लोग थोड़ा आराम से ही देख के चलें, चीजें सारी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलें आगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंट्रल प्रोडक्ट। पेरेंट्रल इंजेक्शन है ना, जो इंजेक्शन लगाए जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो उनकी फॉर्मुलेशन की बात कर रहा है, फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो ये जर्नल यहाँ पे बताना हमें अलग से, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, जितने प्रकार के हमारे पास इंजेक्शन होते हैं सबको अलग अलग नहीं, एक जर्नल, ठीक है ना। तो पेरेंटल प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या होते हैं, ये स्टेराइल, यानी कि स्टेराइल मतलब पायरोजन फ्री, किसी भी प्रकार का माइक्रोब इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, ये इनकी मेन खासियत हो गई। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग स्टेराइल पायरोजन फ्री इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म। स्टेराइल पायरोजन फ्री जो इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म होती है वो हमारी क्या हो जाएंगी, पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन हो जाएंगी। अब इसकी खास स्टेज को डिस्कस कर देंगे यहां पर आप लोग। सबसे पहले प्री फॉर्मुलेशन, जब हम बनाने जाते हैं उससे पहले कुछ स्टडीज होती है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ड्रग की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, उसकी पीके है, पीआई की बात करेंगे, स्टेबिलिटी, पीएच, लाइट में खराब तो नहीं हो जाएगी, ऑक्सीजन का क्या असर है, टेम्परेचर देखेंगे किस टेम्परेचर तक वो स्टेबल रहेगा, कॉम्पेटिबिलिटी विद एक्सिपिएंट, जो सॉरी दूसरे एक्सिपिएंट उसके अंदर ऐड किए जा रहे हैं उनके साथ वो किस हद तक कॉम्पेटिबल है, ऐसा तो नहीं कि किसी एक्सिपिएंट के साथ मिलकर रिएक्ट कर जाएगा, ये सब सारी स्टडी की जाती है। फिर डोज उसका चेक किया जाता है, रूट चेक किया जाता है, टारगेट कंसंट्रेशन टू गाइड एक्सिपिएंट सिलेक्शन, टारगेट कंसंट्रेशन जिससे कि हम लोग क्या एक्सिपिएंट चाहिए होगा वो डिसाइड कर पाए, ठीक है, यानी कि कितना टारगेट कंसंट्रेशन, समझ रहे हो ना, कितना अमाउंट में, 2 mg, 3 mg, 4 mg। अब ये सारी स्टडी कर ली, फिर हम फॉर्मुलेशन की बात करेंगे। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होगा हमारा उसको चूज करेंगे, वो प्योर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, शुड बी सॉल्युबल और सुटेबली प्रिपेयर्ड एज सस्पेंशन और इमल्सन, है ना। यानी कि अगर ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा कि शुड बी सॉल्युबल, सॉल्युबल होना चाहिए और सुटेबली प्रिपेयर्ड, उसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया जाना चाहिए सस्पेंशन या इमल्सन की तरह, जो भी है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल, इस तरीके से एपीआई हमारा रेडी हो जाता है। नाउ व्हीकल, एक्वस व्हीकल, व्हीकल मतलब एक्स्ट्रा चीजें, एक्सिपिएंट, पानी किसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, पानी हो सकता है, ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन जो कि कॉमनली यूज किया जाता है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन हो सकता है, या सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन वाटर हो सकता है, या नॉन एक्वस व्हीकल हो सकता है, यानी कि फिक्स्ड वेजिटेबल ऑयल्स लेते हैं। बहुत से ड्रग्स ऐसे होते हैं जो पानी में खराब हो जाते हैं, तो हम लोग नॉन एक्वस व्हीकल भी चूज कर लेते हैं, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल सीसेम ऑयल का है, यूज्ड फॉर डिपोट प्रिपरेशन, इसका खास करके इस्तेमाल किया जाता है। डिपोट लगा देंगे, वहां पे दवाई रह जाती है, फिर धीरे 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 क्या होती है, एक फिक्स रेट से रिलीज होती रहती है। सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट, फिर एक्सिपिएंट को सिलेक्ट करेंगे कि भैया कौन सा प्रिजर्वेटिव लें, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट लें, ठीक है। टोनिसिटी एडजस्टर, टोनिसिटी मतलब हमारे सेल्स के साथ, आरबीसी के साथ, क्योंकि डायरेक्ट मसल्स में लगता है वो, या आईवी लगेगा, तो उसके साथ आइसोटोनिक होना चाहिए, ना हाइपर ना हाइपो, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट, स्टेबलाइजर क्या लें, सॉल्युबलाइजर क्या लें, वो सारा यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव होते क्या है, प्रिवेंट करते हैं माइक्रोवेल ग्रोथ को, एंटीऑक्सीडेंट उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं, बफर्स पीएच को मेंटेन रखेंगे, टोनिसिटी एडजस्टर सॉल्यूशन को आइसोटोनिक रखेंगे। सबका एक एग्जांपल दे रखा है, आप दे सकते हैं। चिलेटिंग एजेंट इनहेंस स्टेबिलिटी, है ना, अगर कोई उसमें
इम्प्योरिटी होती है मेटेलिक, तो चिलेटिंग एजेंट उसको खींच के अलग कर देता है। स्टेबलाइजर ये भी स्टेबलाइज करता है और सोल्युबलाइजर उसकी सोल्युबिलिटी को इनहेंस करता है। हमने एक्सिपिएंट सिलेक्ट कर लिया, देन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट यानी कि टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। एक क्वेश्चन थोड़ा सा जनरल टाइप का आ गया कि उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, तो लेकिन टैबलेट का तो काफी आसान है, इसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो मेन हेडिंग याद रखेंगे, समझ लीजिए, उसके अंदर आप खुद भी लिख सकते हैं। टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रोफाइल क्या रहेगी, उसका पीएच कितना रखेंगे, ऑस्मोलिटी कितना होगा, स्टेरिलिटी, स्टेबिलिटी, एपीआई का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, वो अपना क्या होता है डिसाइड होता है। मिक्स इंग्रेडिएंट, अब हम इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशंस एंड मॉनिटर क्रिटिकल पैरामीटर्स, टेम्परेचर वगैरह जो भी उसको मॉनिटर करते रहते हैं। एडजस्ट फॉर स्टेबिलिटी, हम लोग पीएच वगैरह है या चिलेटर्स वगैरह है उसको हम ऐड करते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। नाउ इतना काम हो गया, अब स्टरलाइजेशन करेंगे जो फाइनल स्टेप में होता है और फिल्टर कर लेंगे। टर्मिनल स्टरलाइजेशन प्रीफर्ड, टर्मिनल मतलब लास्ट में जाकर के स्टरलाइज करना, जिसमें ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग में क्या होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन या हम उसको फिल्टर कर लेते हैं किससे, 0.2 माइक्रोमीटर का जो हमारे पास फिल्टर पेपर होता है, स्टेराइल फिल्टर पेपर, उसमें क्या होता है इससे बड़े साइज के जो भी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह होते हैं फिल्टर हो जाते हैं। ओके, एसेप्टिक प्रोसेसिंग फॉर हीट सेंसिटिव ड्रग, अगर कोई हीट सेंसिटिव ड्रग है तो हम उसे ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर एसेप्टिक प्रोसेस, मतलब बनाते वक्त इतना ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर कोई माइक्रोब्स ना आए। देन फाइनली फिलिंग एंड पैकिंग, फिल कर देंगे, पैक कर देंगे। फिल इनटू वायल्स एम्पूल, जिसके अंदर भी डालना है, सिरिंज के अंदर, बैग के अंदर, वो कर दिया हमने। लायोफिलाइजेशन फॉर अनस्टेबल सोल्यूशन यानी कि फ्रीज ड्राइंग, अगर कोई अनस्टेबल सोल्यूशन है, उसके अंदर पानी का कोई तत्व है और वो हीट से खराब हो सकता है, तो हम लायोफिलाइज कर देंगे यानी कि फ्रीज ड्राई करेंगे। पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हुआ है, फ्रीज ड्राइंग क्या होती है, तो लायोफिलाइजेशन कर देंगे। डिपेंड करता है कि प्रोसेस क्या है, सारे स्टेप लिख दिए हैं आप, इसमें से जरूरी नहीं है कि सारी बातें लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि हम सारा इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिया और स्टेबिलिटी एडजस्ट कर दिया। तो चीजें यहां समझा दी गई हैं कि ये पॉइंट है, उसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। लकीर का फकीर मत बन जाना कि सर ने एक एक चीज लिखी थी हम सारा समझ लिया, गुड, अब उसको 3 पॉइंट की जगह 1 लाइन में लिख दो चलेगा, लेकिन ये पॉइंट पक्का मेन हेडिंग डाल के रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिफाइन वैक्सीन, गिव प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन। अगेन यहाँ पे प्रिपरेशन आ गया है, स्टोरेज यूजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यूजिंग एनिमल्स। तो यहाँ पे वैक्सीन क्या होता है और उसके फॉर्मुलेशन की बात की जा रही है। कौन सा फॉर्मुलेशन, गिव द प्रोसीजर प्रिपरेशन स्टोरेज एंड यूजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का। ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को जो कि हम एनिमल का यूज करके प्रिपेयर करते हैं उसकी बात करने के लिए कह रहा है ये। चलो देखते हैं, डेफिनेशन वैक्सीन की बता दोगे। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग से बनाई जाती है। दैट कंटेन्स होल ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होता है इसके अंदर, जिसको कि हम वीक कर देते हैं। वीक के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, एटेन्युएटेड, या मार के डालते हैं उसको। ठीक है ना, और अ पार्ट ऑफ इट, या उसका हम कोई पार्ट ले लेते हैं, एंटीजेनिक कंपोनेंट ऑफ पैथोजन, उसका वो हिस्सा जो एंटीजेनिक होता है, डिजीज कॉज करता है। ठीक है, विच स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा जिससे कि प्रोटेक्टिव हमारे जो इम्यूनिटी है वो प्रोड्यूस हो जाती है अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। डिफाइन कर दिया आपने। अब स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इसका यूज क्या है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वैक्सीनिया वायरस। ठीक है, एंड वाज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। वैक्सीनिया वायरस से बनाई जाती है और वेरियोला वायरस के द्वारा जो डिजीज फैलती है उसको रोकने के लिए होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टोरेज, सिलेक्शन ऑफ एनिमल, हम एनिमल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हेल्दी काफ, जो काफ होता है जनरली घोड़ा, काफ जो भी हमारा एनिमल है उसको सिलेक्ट कर देंगे, उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक, इनऑकुलेशन, स्किन ऑफ काफ शेव्ड एंड डिसइंफेक्टेड, उसकी स्किन को हम, जो होता है हमारा काफ है, ठीक है, उसको हम शेव करके साफ कर देते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे, स्मॉल कट मारेंगे, मेड एंड वैक्सीनिया वायरस अप्लाइड ओवर द एरिया, और उसके ऊपर वैक्सीनिया वायरस लगा देते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन, वायरस रेप्लिकेट इन द स्किन, स्किन में वायरस रेप्लिकेट करेगा, क्रिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पॉक्स लेसेंस, वो फपोले से पड़ जाते हैं ना। फिल्ड विद लिम्फ फ्लूइड, और उसके अंदर फिर
फ्लूइड से भर जाता है लिम्फ 3 से 5 दिनों के अंदर। अब जो फफोले पड़ गए हैं इस वायरस की वजह से, उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इसको वेसिकुलर फ्लूइड स्क्रैप्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशंस एंड कलेक्टेड केयरफुली टू अवॉइड कंटेमिनेशन। ध्यान से उसे कलेक्ट करते हैं क्योंकि उसके अंदर वायरस है कि वो किसी और को फैल ना जाए। उसको फिर हम प्यूरिफाई करते हैं, मिक्स्ड विद ग्लिसरीन, रिमूव्स बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं, हटा देते हैं। फिल्टर्ड एंड टेस्टेड, उसको फिल्टर करके टेस्ट कर लेते हैं। फिर लाइफिलाइजेशन यानी कि फ्रीज ड्राइंग करके उसे रख लेते हैं। उससे उसकी क्या है, शेल्फ लाइफ काफी लंबी हो जाती है, मतलब लंबे समय तक उसको हम प्रिजर्व रख सकते हैं। फिर उसे फिल कर देंगे, स्टोर कर देंगे, खत्म कहानी। 2 से 8 डिग्री पे स्टोर रखते हैं। बात समझ में आई? जानवर लिया, स्किन को साफ किया, उस पर हमने वायरस लगा दिया, उसमें फफोले पड़ गए, उन फफोलों में क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज नहीं करना चाहिए बल्कि उस वायरस के तत्व होते हैं, ठीक है। उस वायरस को फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया, लाइफलाइज किया और स्टोर कर लिया, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये थोड़ा सा अलग से ही पूछ लिया गया क्वेश्चन, स्पेसिफिक करके, स्मॉल पॉक्स करके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूछा गया है तो अब आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज CGMP? हम सबको पता है साइक्लिक GMP क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और C का मतलब करंट। आज के हिसाब से जो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसको हम CGMP कहते हैं। व्हाट आर द बेसिक फैसिलिटी रिक्वायरमेंट दैट हैव टू बी फॉलोड बाय द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स? कौन सी बेसिक फैसिलिटी रिक्वायरमेंट है जो इन मैन्युफैक्चरर को, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर को फॉलो करनी ही करनी है? तो डेफिनेशन क्या है, CGMP इज द सेट ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलेशन नियमों का एक सेट है जो कि इन्फोर्स, लागू किया जाता है रेगुलेटरी बॉडीज लाइक US FDA के द्वारा, जो कि सुनिश्चित करती है दैट इंश्योर्स फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेस चल रही है, जो पैकेजिंग का तरीका वगैरह जो भी कुछ है, वो डन कंसिस्टेंटली, एक समान, एक तरीके से रहे, एंड कंट्रोल्ड रहे, मतलब कोई कंटेमिनेशन वगैरह ना हो, अकॉर्डिंग टू करंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो करंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से, जो रिफ्लेक्ट करेगा लेटेस्ट एडवांसमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी सिस्टम, ठीक है। करंट का मतलब ये हो गया। तो C इन CGMP मींस करंट, ये रिमाइंड दिलाता है यानी कि याद दिलाता है मैन्युफैक्चरर को टू यूज अप टू डेट सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ही आपको इस्तेमाल करनी है। भले कोई आज से 10 साल पहले टॉप टेक्नोलॉजी रही हो, लेकिन अब एडवांस आ गई तो वो अब बेकार हो गई है, ठीक है। अब ये बड़ा सिंपल सा है, बेसिक फैसिलिटी रिक्वायरमेंट। भाई एक जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, एक फैक्ट्री बनाएगा तो क्या क्या बेसिक चीजें चाहिए होंगी, एक आप खुद भी सोचोगे जैसे कि फैक्ट्री में क्या क्या चाहिए होंगी, तो खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट देख लेते हैं। तो एज पर शेड्यूल M, देखो शेड्यूल मेंशन किया है फैक्ट्री के लिए, कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल M, ठीक है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर मस्ट मेंटेन प्रॉपर प्रीमाइसेस, यूटिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, हर चीज प्रॉपर रखना है, चाहे उसकी जगह हो या यूटिलिटीज हैं जो चीजें इस्तेमाल वाली हैं, या उसका आसपास का जो एनवायरमेंट है उसको सबको प्रॉपर रखना है, एज पर CGMP रखनी है। क्या क्या चीजें हैं, लोकेशन और सराउंडिंग की बात करें तो फैक्ट्री को लोकेटेड इन क्लीन एरिया, ये नहीं कि कहीं किसी कचड़े वचड़े के पास या जहां कूड़ा कड़ा फेंकता है उसके पास खोल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवे फ्रॉम ओपन ड्रेन्स, नाले नूले खुले हुए होते हैं उनके पास नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट के पास नहीं होना चाहिए, और जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है वहां नहीं होना चाहिए। सराउंडिंग शुड बी फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन सोर्सेज, सराउंडिंग में आसपास कोई भी कंटेमिनेशन सोर्सेज है ना, हवा वगैरह दूसरी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी प्रोवाइडेड, फैक्ट्री के अंदर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि गंदा पानी निकलने का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, टॉयलेट वगैरह पानी प्रॉपरली फैक्ट्री से बाहर जाए, ऐसी पूरी सही सी व्यवस्था होनी चाहिए। ये हो गया लोकेशन की बात। बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस की बात करें तो एडिक्वेट स्पेस फॉर ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, इतनी जगह प्रॉपर होनी चाहिए कि सारा जो आपका इक्विपमेंट है, मशीन्स है, वो अरेंजमेंट प्रॉपरली उसका हो सके। जो फ्लोर है, दीवारें हैं, सीलिंग है सॉरी, स्मूथ होनी चाहिए ताकि सफाई वगैरह अच्छे से हो सके और कोई गंदगी ना जमे उसके ऊपर। क्रैक नहीं होना चाहिए, अगर कोई क्रैक पड़ता है तुरंत रिपेयर होना चाहिए। वॉशेबल होना चाहिए, धुलाई हो सके, एंड डस्ट फ्री होना चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, तो ये सिंपल सी बातें हैं। हर एक चीज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, क्वालिटी कंट्रोल, फिनिश गुड को रखने के लिए एक अलग अलग कमरा होना चाहिए। वाटर सप्लाई, पोर्टेबल वाटर, पीने लायक पानी
जो होना होता है वो रहना चाहिए वहां पे। प्यूरिफाइड वाटर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्यूरिफाइड वाटर रहना चाहिए। और वाटर सिस्टम शुड बी रेगुलरली टेस्टेड एंड वैलिडेटेड। जो वाटर सिस्टम है जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसे समय समय पर रेगुलरली चेक करना है कि वो पैमाने के अंदर है, कोई ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कोई दूषित हो रहा है करके, और वैलिडेट होना चाहिए उसको। क्लियर है बातें? ये बेसिक है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी कूड़ा करकट निकलेगा उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। सॉलिड, लिक्विड या कोई भी हजारस वेस्ट निकलता है उसका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए डिस्पोज करने का। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, पानी वानी जो वेस्ट निकलता है अपना हैंड वॉश से या जो मशीनों को धुलने के बाद जो पानी निकलता है कई बार, उसको थोड़ा सा ट्रीट करके हम वापस से रीयूज कर सकते हैं, गार्डन वार्डन में डाल लिया या किसी दूसरे काम में। प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन एक चीज दूसरे से मिक्स ना हो। इक्विपमेंट सुटेबल, वेल मेंटेन एंड कैलिब्रेटेड, जितना भी इक्विपमेंट है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सुटेबल होना चाहिए, वेल मेंटेन होने चाहिए और कैलिब्रेटेड होने चाहिए सारे के सारे। मेड ऑफ नॉन रिएक्टिव मटेरियल, सबके सब स्टेनलेस स्टील नॉन रिएक्टिव मटेरियल से बने होने चाहिए। रेगुलर क्लीनिंग एंड वैलिडेशन रिकॉर्ड, समय समय पर आपने इक्विपमेंट को साफ किया है ऐसा रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना है। तो समझ गए होंगे आप, सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो मेन हेडिंग याद रखेंगे, इसके अंदर आप एक एक लाइन में चीजों को डिफाइन करते हुए चलेंगे। मैंने पॉइंट्स में तोड़ दिए ताकि चीजें समझने में आसानी रहे। पर्सनल फैसिलिटी, जो वर्कर्स वहां काम करते हैं, चेंजिंग रूम होना चाहिए, लॉकर होना चाहिए, भाई घर से आते हैं अपना पर्सनल सामान होता है, रखने की जगह होनी चाहिए। हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, खाना ना खाते हैं तमाम चीजें होती हैं। टॉयलेट सेपरेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया, मैन्युफैक्चरिंग एरिया के साथ लगा हुआ एक अलग टॉयलेट होना चाहिए, ये नहीं कि बार बार निकल के बाहर जाना पड़ रहा है। ट्रेन्ड टेक्निकल स्टाफ एंड क्वालिफाइड प्रोडक्शन, टेक्निकल स्टाफ जो है ट्रेन होना चाहिए और क्वालिफाइड प्रोडक्शन या क्वालिटी हेड, एश्योरेंस हेड, ये सब वहां पे मौजूद होने चाहिए। एनवायरमेंटल कंट्रोल, एयर हैंडलिंग यूनिट वेयर रिक्वायर्ड, जहां पर अगर हवा दूषित होने की संभावना है तो एयर हैंडलिंग यूनिट होनी चाहिए। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल, उस कमरे का जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहना चाहिए। हैपा फिल्टर्स, जहां स्टेराइल एरियाज हैं वहां पे हैपा फिल्टर लगे होने चाहिए उस कमरे में। कंट्रोल्ड क्लीन रूम क्लासिफिकेशन फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंट्रोल्ड क्लीन रूम क्लासिफिकेशन, अगर स्टेराइल प्रोडक्ट बन रहा है तो अलग से एक रूम उनके लिए सेपरेट रहेगा जो कि कंट्रोल्ड रहेगा, मतलब सारी चीजें उसमें किसी टाइप का माइक्रोस वगैरह ना आ सके। देन स्टोरेज फैसिलिटी, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर वगैरह है, सेपरेट क्वारंटाइन एरिया होना चाहिए, ठीक है। लेबल स्टोरेज फॉर रिजेक्टेड मटेरियल, कोई मटेरियल रिजेक्ट हो रहा है उसके लिए एक अलग से क्या होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, स्टोरेज एरिया होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो एक फैक्ट्री के अंदर आप खोलेंगे अगर तो होनी ही चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया बेसिक फैसिलिटी रिक्वायरमेंट। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे पास। डिफाइन एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल, डिस्क्राइब हीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो एफर्वेसेंट टैबलेट्स क्या होती हैं, पानी में डालो बुलबुले छूट के जो घुल जाती हैं। तो एफर्वेसेंट टैबलेट इज सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये लिखेंगे इसके बारे में। कंटेन, इसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस होता है अलॉन्ग विद एसिड्स, इसके अंदर एसिड्स होते हैं सच एज सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड, ठीक है। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसकी वजह से एफर्वेसेंस आता है। फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, वो एफर्वेसेंस बुलबुले छूटते हैं और हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। रिएक्शन इन्वॉल्व, क्या रिएक्शन होती है, एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, साल्ट बनता है, वाटर बनता है और ढेर सारी CO2 गैस बनती है। ये आपका MCQ है और ये भी आपका MCQ है, कौन सा एसिड यूज होता है। द रिलीज ऑफ CO2 कॉजेस बबलिंग, जिसको हम एफर्वेसेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके प्रिपरेशन की बात करें। आइडियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एफर्वेसेंट टैबलेट इज फ्यूजन मेथड या ड्राई मेथड। एक मिनट, ये यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया है ठीक है, ओके। फ्यूजन मेथड, व्हाई फ्यूजन मेथड इज प्रिफर्ड, फ्यूजन मेथड को हम क्यों प्रेफर करते हैं। अवॉइड यूज ऑफ वाटर, यहां पर क्या है, पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रिवेंट प्रीमेच्योर रिएक्शन, पानी होगा तो अंदर दोनों एसिड और जो बाइकार्बोनेट थे वो रिएक्ट कर सकते हैं। प्रोड्यूस ड्राई एंड फ्री फ्लोइंग ग्रेन्यूल्स, अगर ग्रेन्यूल्स तैयार करने हैं तो बिल्कुल सूखे निकलते हैं,
सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना है तो काफी सही रहता है। गिव्स स्टेबल प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बिना पानी के काफी स्टेबल रहता है। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, सिट्रिक एसिड जिसके अंदर कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सिट्रिक एसिड के अंदर कुछ पानी के तत्व पाए जाते हैं थोड़े बहुत, रिलीज मॉइस्चर ऑन हीटिंग, जब हम इसे हीट करते हैं तो उसके अंदर का मॉइस्चर निकल गया, ठीक है ना, फ्यूजन हीट कर रहे हैं। विच हेल्प बाइंड द पाउडर मिक्सचर एंड फॉर्म ग्रेन्यूल्स, पाउडर आपस में बंध जाते हैं, दो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर पानी निकला तो अब चिपक गया आपस में, ठीक है, विदाउट एडिंग एक्सटर्नल वाटर, हमें बाहर से एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना नहीं पड़ा। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या रहेगा, ड्रग, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और स्वीटनिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट रहते हैं। प्रोसीजर, वेट करेंगे, छानेंगे, मिक्स करेंगे सभी चीजों को, हीट करेंगे, ठीक है, और ठीक है हीट जो रहता है हम 50 से 60 डिग्री तक करते हैं इसको। तो सिट्रिक एसिड से वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और इसकी वजह से सारा का सारे पाउडर पार्टिकल से चिपक करके ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं। ग्रेनुलेशन, द डैम्प मास इज पास थ्रू सीव टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स, जो डैम्प मास होता है हल्का सा उसको जाली से गुजारते हैं, वो दानों में बदल जाता है। फिर सुखा लेते हैं उसको, ड्राइंग, देन कंप्रेशन, ड्राइड ग्रेन्यूल आर कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट, अगर टैबलेट बनाना है तो हम उस ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके टैबलेट बना लेते हैं, ड्राई जो मेथड होता है टैबलेट बनाने का। देन पैकेजिंग, और उसके बाद फिर हम लोग पैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा तरीका था, फ्यूजन मेथड या हीटिंग मेथड या हीट मेथड कुछ भी कह लो, इसको ड्राई मेथड भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। एफरवेसेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब कह रहा है इनलिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ सिंगल पंच टैबलेट मशीन, ये एक थोड़ा सा अलग सा आ गया, अलग सा नहीं आ गया बल्कि हर लैब में सिंगल पंच टैबलेट मशीन होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब ये जिन बच्चों ने, ये बहुत कम ऐसा होगा कि सिंगल पंच टैबलेट मशीन को पढ़ के गए होंगे बच्चे, बट हाँ प्रैक्टिकल के हिसाब से ये आया हुआ है क्वेश्चन, तो आ सकता है। अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंस ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट का हमें सिग्निफिकेंस बताना है। तो सिंगल पंच टैबलेट मशीन मतलब एक एक टैबलेट पंच होती है इसके अंदर, ऑल्सो कॉल्ड इसेंट्रिक टैबलेट प्रेस, इसका एक और नाम है। इज अ मशीन यूज्ड टू कंप्रेस पाउडर और ग्रेन्यूल्स, यहाँ पाउडर और ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस किया जाता है यूजिंग वन सेट ऑफ पंचेस एंड डाई, पंच और डाई का एक ही सेट होता है, ठीक है, एक डाई रहती है, इधर पे एक पंच रहेगा, पाउडर आता जाता है, पंच होता रहता है, टैबलेट निकलती रहती है, ठीक है। अब इसके सारे पार्ट्स, हॉपर जहां से मटेरियल डाला जाता है, फीड फ्रेम और शू, ठीक है, ये फीड फ्रेम और शू हो गया उसका। देन डाई, ये क्या करेगा, गाइड द फिल्स द ग्रेन्यूल यूनिफॉर्मली इनटू द डाई कैविटी, यहां पर ये प्रॉपर डाई के अंदर कितना जाना है वो गाइड करता है। डाई डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट, जैसी डाई होती है उसी हिसाब से शेप साइज रहेगा। लोअर पंच कंट्रोल द डाई फिल डेप्थ, जो लोअर पंच होता है कंट्रोल करता है डाई कितना भरेगी, एंड एडजस्ट टैबलेट वेट, और टैबलेट वेट को एडजस्ट करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इजेक्शन, ठीक है। एक लोअर पंच हम कह सकते हैं इस टाइप से, समझाने के लिए बता दूं, यहाँ नीचे रहेगा ये, अगर ये यहाँ तक रहेगा तो थोड़ी भरेगी, और ऊपर आएगा बिल्कुल नीचे रहेगी तो टैबलेट थोड़ी मोटी बनेगी, ठीक है ना। और जब पंच हो जाता है नीचे से प्रेस करता है बाहर निकल आती है टैबलेट अपनी, ठीक है, तो लोअर पंच हो गया। अपर पंच मूव्स डाउनवर्ड टू कंप्रेस द ग्रेन्यूल, अपर पंच कंप्रेस करने के लिए होगा। कैम या इसेंट्रिक कैम कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पंचेस ड्यूरिंग फिलिंग, ये जो कैम होता है कि पंच का जो मूवमेंट है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करता है, कंप्रेशन और इजेक्शन दोनों चीजों को। कंप्रेशन रोल क्या करता है, रेगुलेट कंप्रेशन फोर्स, कितनी ताकत से पंच करना है ये उसको कंट्रोल कर रहा है, कि उसी हिसाब से टैबलेट की हार्डनेस डिसाइड होगी। टैबलेट इजेक्शन मैकेनिज्म पुशेस द कंप्रेस्ड टैबलेट आउट ऑफ द डाई कैविटी, नीचे से पुश करता है, टैबलेट बाहर निकल आती है। ड्राइव मैकेनिज्म मोटर या फ्लाईव्हील होता है, चलाने के लिए हाथ से चला लो, या मोटर होती है। फ्रेम या बॉडी, ये पार्ट होते हैं, सब फ्रेम मतलब जिस फ्रेम का बना हुआ है वो, सपोर्ट्स ऑल पार्ट्स एंड मेंटेन अलाइनमेंट, कि वो एक ही लाइन प्रॉपर रहे, हिले डुले नहीं, ये फ्रेम हो गया। इसको छोड़ भी दोगे दो पार्ट को लास्ट को तो तब भी चल जाएगा, ये 8 आपको देने पड़ेंगे, उसके पार्ट और उसका क्या पर्पस है, ठीक है, बात समझ में आ गई। वर्किंग, ग्रेन्यूल्स फॉल्स फ्रॉम हुपर, ग्रेन्यूल ऊपर से गिरते हैं। लोअर पंच एडजस्ट करता है वेट बाय सेटिंग द फिल डेप्थ, अपर पंच कंप्रेस करेगा, लोअर पंच राइज टू इजेक्ट, लोअर पंच उठेगा और उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। इनलिस्ट एटलीस्ट 6 रोल्स ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, देखो ये
इस जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं मतलब हम कह सकते हैं इसका जो सिलेबस है इसमें एक मेरे को डाउट था, वेट, ये एक्चुअली कम्युनिटी फार्मासिस्ट वाला जो है ये कहाँ गया, ठीक है। तो ये हम लोग जो पहला चैप्टर है ना, ये क्या कहते हैं, इसमें हिस्ट्री वगैरह के बारे में बातें हैं, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपना सोशल फार्मेसी की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट कौन होता है? जो अपने मेडिकल स्टोर पे जो फार्मासिस्ट बैठते हैं वो होते हैं। तो इसके मेन कामों की हेडिंग डाल दी है, तो आप लोग इसको एक एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो। मेडिसिन को डिस्पेंस करना, पेशेंट को काउंसलिंग देना, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस अगर जरूरत है तो ड्रग की इन्फॉर्मेशन देना, हेल्थ प्रमोट करना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करना और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बात है, जो माल आएगा दुकान में उसको मैनेज करना है, दैट इज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। इसको एक एक दो लाइन में आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है। 3 नंबर का 6 पॉइंट और याद है और लिख दो। सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं से चीजें क्रॉस होके आती रहती हैं, तो और लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है डिफाइन एंड क्लासिफाई इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सोशल फार्मेसी का है। इम्यूनिटी का मेडिसिन कैसे बनती हैं वो हमारा इस फार्मास्यूटिक्स के अंदर मौजूद है, यानी कि ये जो चैप्टर है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में बातें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इम्यूनिटी के बारे में बात कर दी है। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हमारा हम सोशल फार्मेसी में डिटेल में लेंगे, लेकिन तब भी मैंने 2 पॉइंट लिख दिए हैं। क्लासिफाई जो करने के लिए डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी दे दी। क्या होती है इम्यूनिटी? रेजिस्ट एंड डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट जो बचपन से होती है, ठीक है, जैसे हमारा सलाइवा है, HCl है, स्किन है, और एक्वायर्ड जो समय के साथ हम एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में हम लोग इस सोशल फार्मेसी के जब लेक्चर्स लेंगे तब करेंगे, फिलहाल यहाँ पे केवल हिंट देके मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब ये किसी स्टेट में है, क्वेश्चन आ गया है तो कुछ कर नहीं सकते। चलिए, बात है अब डिफरेंस बिटवीन सिंपल मैसरेशन एंड मैसरेशन विद एडजस्टमेंट, राइट। 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखो यहाँ पे एक चीज बताऊं मैं, 3 नंबर का सवाल है, वो 6 पॉइंट मांग रहा है। खुद एग्जाम वाले भी यही कह रहे हैं, इसीलिए मैं जो कहता हूं कि 1 नंबर का मतलब 1 पॉइंट आधा नंबर का है, तो उसी तरह आपको ध्यान रखना है। अगर 3 नंबर का तो 6 पॉइंट दे दो। अब मैसरेशन की बात करें तो सिंपल मैसरेशन में कौन से ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज जो मिस हो गई है, आपको सबसे पहले क्या करना है, डिफाइन करना है मैसरेशन को। मैसरेशन पता ना क्या होता है? पानी के अंदर डाल दो, मतलब सिंपल बात बताऊं तो पानी के अंदर चाय पत्ती डाल दो जो उसका अर्क निकल जाता है, दैट इज द मैसरेशन, ठीक है। तो अब ये 2 प्रकार के हैं, एक है सिंपल और एक है मैसरेशन विद एडजस्टमेंट। यहां पर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, क्या क्लियर है? ऑर्गेनाइज क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज कौन से होते हैं? जैसे पत्ते हैं, स्टेम है, ठीक है, मतलब कि जहां पर हमको सेल्स देखने को मिल जाएंगे। और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? जहां पे सेल्स नहीं होते, जैसे अंदर से कोई गम निकला, रेजिन्स निकले, इनमें कोई भी सेल्स नहीं होते हैं, केवल लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेल्स के लिए होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए होता है। यहां पर क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। हम यहां पर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय अलाउइंग द सॉल्वेंट टू डिफ्यूज थ्रू द सेल वॉल। हम यहां पे सॉल्वेंट अंदर घुसता है सेल के अंदर और एक्सट्रैक्ट करके लेके आ रहा है, यहां उल्टा है। टू डिसॉल्व द सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको डिसॉल्व कर दे रहे हैं, दैट आर इमीडिएटली एक्सपोज्ड टू द सॉल्वेंट। यहां पर उसको कहीं पेनिट्रेट करके घुसना नहीं है सॉल्वेंट को। प्रेसिंग, यहां पे प्रेस करते हैं, यहां पे प्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। पत्तों को प्रेस करो, ठीक है, ये तो चिपचिपा हो जाता है, प्रेस नहीं कर सकते। फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे नहीं करते हैं एडजस्ट, यहाँ पे करते हैं, क्योंकि चिपचिपा हो गया, काफी हद तक का वॉल्यूम खपत हो जाती है, उसके अंदर चला जाता है गम्मी मटेरियल के अंदर, तो फिर फाइनल हमें थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। प्रोसेस एफिशिएंसी की बात करें, ये धीमा होता है, धीरे से सॉल्वेंट घुसेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर बाहर लेके आएगा। रिलायज ऑन डिफ्यूजन, कितना अच्छा डिफ्यूजन हो रहा है सेल्स स्ट्रक्चर के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। कई दिन लग जाते हैं, लगभग 7 दिन। ये फास्टर प्रोसेस है बिकॉज द सॉल्युबल पार्ट डिसॉल्व रेडिली, वो गम से निकला वो तुरंत ही डिसॉल्व हो जाता है, तो ये फास्टर होता है। एग्जाम्पल, प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर फ्रॉम द प्लांट रूट्स और लीव्स, जो टिंक्चर बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर ऑफ ओपियम और टिंक्चर फ्रॉम रेजिन्स, तो ध्यान रखना ये भी टिंक्चर है, ये भी टिंक्चर है, लेकिन जो टिंक्चर हम लीव्स या रूट से बना रहे हैं, यहाँ पर हम ओपियम का बना रहे हैं या रेजिन से बना रहे हैं, ठीक है।
तो ये आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं, डिफरेंस बिटवीन मैसरेशन एंड मैसरेशन विद एडजस्टमेंट। ठीक है, मैसरेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चले आगे, फिर कह रहा है एक्सप्लेन एनी 3 टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। ये हम लोग कर चुके हैं कहां, PYQ 1 में, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई ग्लास इज अ गुड मटेरियल फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, गिव एनी 6 पॉइंट। 3 नंबर का अगेन क्या आ गया, 6 पॉइंट दे रहा है। तो आंसर क्या कह रहा है, राइट एडवांटेज पॉइंट फ्रॉम द नोट्स। मैंने बता दिया कि नोट्स से जो एडवांटेज मैंने लिखवाए हैं वो आप यहां पर लिख सकते हो, क्यों गुड मटेरियल है पैकेजिंग का। ठीक है, तो यहां पर आप अगेन शुरुआत कैसे कर सकते हो, डिफाइन करोगे पैकेजिंग मटेरियल को और फिर उसमें ग्लास इनर्ट होते हैं और कॉम्पेटिबल होते हैं। इनर्ट रिएक्ट नहीं करेंगे और कॉम्पेटिबल किसी जो बहुत सारी दवाइयों के साथ क्या है, किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं देते। इट डज नॉट रिएक्ट विद द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इंश्योरिंग द प्रोडक्ट पोटेंसी, प्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, जो सुनिश्चित रखता है प्रोडक्ट की पोटेंसी को, प्योरिटी को और स्टेबिलिटी को। ठीक है, अब एग्जांपल दे दोगे इसमें, हाई क्वालिटी बोरोसिलिकेट ग्लास, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इनर्ट होता है। ठीक है, दूसरा है एक्सीलेंट बैरियर। बैरियर मतलब ग्लास के अंदर ना तो गैस अंदर घुस सकती है, ठीक है, ना मॉइस्चर घुसेगा, तो बैरियर है बहुत अच्छा। ओके, तो किसी चीज को अंदर नहीं घुसने देगा तो हमारी दवाई क्या रहेगी, सेफ रहेगी, वो डिग्रेड नहीं होगी, खराब नहीं होगी। क्लियर है? ओके, विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, हम बाहर से देख सकते हैं, अगर कोई सोल्यूशन कलर बदल रहा है या खराब हो रहा है दिख जाता है। ग्लास अलाउ इजी विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है, उसकी क्लैरिटी को लेके कोई अंदर पार्टिकल तो नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें हमको आसानी से दिख जाती हैं। रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड एक्सीलेंट फिजिकल प्रोटेक्शन एंड मेंटेन इट्स शेप अंडर वेरियस कंडीशन। ऐसा भी नहीं कि तुरंत गिरता है टूट फूट जाता है, ऐसा भी नहीं है। आपने देखो सीसी गिरती है, जल्दी टूटती नहीं है। तो रिजिड भी है, स्ट्रेंथ भी है। स्टरलाइजेबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी शीशियों को स्टरलाइज कर सकते हैं। ग्लास कैन विदस्टैंड वेरियस स्टरलाइजेशन मेथड, कई सारे स्टरलाइजेशन मेथड है, यानी कि हाई हीट को टॉलरेट कर लेता है, तो काफी अच्छा है। ऑटोक्लेविंग, रेडिएशन वगैरह है, इन सबको ये टॉलरेट कर ले जाता है, तो हम स्टरलाइज कर सकते हैं। प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस, इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड टू वेरी हाई प्योरिटी। ग्लास जो है वो हाई लेवल की प्योरिटी पे प्रिपेयर किया जा सकते हैं, इजी टू क्लीन होते हैं एंड स्टरलाइज, हम इनको इजीली स्टरलाइज भी कर सकते हैं। कंज्यूमर परसेप्शन, ग्लास इज ऑफन परसीव्ड बाय कंज्यूमर एज बीइंग प्रीमियम। ग्लास को कस्टमर एक प्रीमियम की तरह देखता है। प्लास्टिक की बोतल और ग्लास की बोतल में जो कांच की शीशियां होती है उसके अंदर दवाइयों को ज्यादा अच्छा मानता है ना। सस्टेनेबिलिटी, ग्लास इज 100% रिसाइक्लेबल, उसको हम वापस से रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी, उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती है। दोबारा ले आओ, उसे चूरा बनाओ, वापस से तैयार करो, वो रिसाइकल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पॉइंट है, आप कोई भी 6 पॉइंट दे सकते हो। तो क्यों ग्लास एक अच्छा मटेरियल है हमारा पैकेजिंग के लिए। लेकिन आप जहां पे तुम्हें एक चीज बताऊं, ये लास्ट वाला पार्ट है, एज अ मतलब ठीक है वो चल जाएगा, बट एज अ मेडिसिन के हिसाब से देखते हुए हमें यहाँ पे कोई लिंकअप नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये हर वो खुद एज ए रिसाइक्लेबल है, वो अच्छी चीज है, बट एज ए हम उसको हम फार्मेसी के पर्पज से देखें तो ये पॉइंट लिंक नहीं करता है, बट दे सकते हो। ठीक है, गिव एनी 6 एडवांटेज ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। अब इसका अगेन डिफाइन कर दोगे पेरेंटल यानी कि इंजेक्शन को एडवांटेज, तुरंत इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है, 100% बायोअवेलेबिलिटी है, ठीक है, सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस, जिसको वॉमिट हो रही है या बेहोश है उसको हम दे सकते हैं। एक्यूरेट डोज दे सकते हैं, एक्यूरेट डोज इससे मिलती है। यूजफुल फॉर ड्रग डिस्ट्रॉयड इन जीआईटी, ऐसी दवाइयां जो पेट में जाके खराब हो जाती है, जैसे कि अपना इंसुलिन वगैरह है, तो उसको इंजेक्शन के माध्यम से देना सही रहता है। सुटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग्स, जो दवाइयां पेट वेट में जाके जलन वगैरह पैदा कर सकती है तो उस केस में भी अच्छी रहती हैं। लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन पॉसिबल, लंबे समय तक, महीने 2 महीने तक काम करने वाली प्रिपरेशन भी हम इंजेक्शन के माध्यम से बना सकते हैं। कैन प्रोवाइड लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट, है ना, लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, आसपास का एरिया सुन्न होता है, तो लोकल और सिस्टेमिक, हमको उतने ही एरिया में असर चाहिए या पूरी बॉडी में चाहिए, ब्लड में चाहिए, तो वो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काफी सारे इसके एडवांटेज हैं।
ठीक है। डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स, इनलिस्ट आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। अब सिंपल है, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? एक्सिपिएंट्स जो हेल्प करते हैं दवाइयों के बनने में। फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंस दैट हैव अ लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू। इसकी कोई भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है, किसी प्रकार से बॉडी पर असर नहीं करेगा, बट यूज्ड इन द प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, दवाई को प्रिजर्व करने में, प्रिपेयर करने में और उसकी स्टेबिलिटी को इनहांस करने में, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इनको इनहांस करने में यूज होते हैं। एग्जांपल स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम बात करें आइडियल प्रॉपर्टीज की, तो प्लीजेंट स्वीट टेस्ट टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग, जो कड़वा टेस्ट होता है उसको छुपा लेता है स्वीटनिंग एजेंट। नॉन टॉक्सिक एंड सेफ फॉर ह्यूमन यूज, ये क्या होना चाहिए? नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। केमिकली स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के दौरान केमिकली स्टेबल रहे, किसी प्रकार से रिएक्शन ना करे। कॉम्पेटिबल विद अदर इंग्रेडिएंट, जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जा रहे हैं उनके साथ कॉम्पेटिबल हो, मतलब भाईचारे के साथ रहे, दंगा अंगा ना करे, मतलब किसी तरह का रिएक्शन ना करे। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल होना चाहिए। डज नॉट अफेक्ट द स्टेबिलिटी और एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, ड्रग की एक्टिविटी को या स्टेबिलिटी को फर्क ना करे। इकोनॉमिकल एंड इजीली अवेलेबल, इकोनॉमिकल होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए। नॉन इरिटेंट एंड नॉन कैरियोजेनिक, किसी प्रकार से इरिटेंट ना हो, और कैरियोजेनिक यानी कि दांतों में जाके जो टूथ कैविटी ना करे जा करके, ठीक है ना। तो ये सारी इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। 6 देनी थी, हमने 8 दी हैं। अगर मैं यहां तक की बात करूं, ये 6 प्रॉपर्टीज आप किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव जो है हमारे पास फार्मास्यूटिकल एड, उसकी आइडियल प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं, ये 6 पॉइंट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ये भी हम PYQ 1 में क्वेश्चन नंबर 27 में देख चुके हैं। तो जो क्वेश्चन रिपीट होते जाएंगे वो इसी तरीके से मैं ऐड करता जाऊंगा, आपको पता ही है, HPV मैंने करके दिखाया था। अब बात करते हैं डिफाइन लाइपोसोम एंड गिव देयर एप्लीकेशंस, और उसकी एप्लीकेशन बतानी है। तो लाइपोसोम क्या है? हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का हिस्सा है। तो डेफिनेशन, लाइपोसोम इज अ स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल, छोटे छोटे से कह लो कि वेसिकल पाउचेस होते हैं, कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जिससे हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है उसके बने हुए होते हैं। दैट कैन इनकैप्सुलेट, जो कि अपने अंदर दवाई को रखता है और डिलीवर करता है बॉडी के स्पेसिफिक साइट पे, जहां पर दवाई को पहुंचाना है वहां लेके जाता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन, तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लाइपोसोम्स आर यूज्ड टू डिलीवर ड्रग्स टू स्पेसिफिक टिश्यू, बॉडी के जिस टिश्यू पे लेके जाना है वो डायरेक्ट वहां पहुंचाता है, पूरी बॉडी में नहीं फैलता। कैंसर थेरेपी, यूज्ड टू डिलीवर एंटी कैंसर ड्रग डायरेक्टली टू ट्यूमर सेल्स, जहां ट्यूमर सेल से डायरेक्ट वहां ले जाते हैं और फिर फूटते हैं, दवाई को अपने अंदर से रिलीज करवाते हैं। वैक्सीन डिलीवरी, लाइपोसोम्स आर यूज्ड टू कैरियर फॉर वैक्सीन, वैक्सीन के कैरियर के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। जीन डिलीवरी यूज्ड फॉर जीन थेरेपी, जीन थेरेपी में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर बेटर पेनिट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बेटर प्रिपरेशन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो काफी सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, और तो कोई पॉइंट नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, यूज्ड टू डिलीवर एंटीबायोटिक्स। तो ओवरऑल कहानी ये है, ये एक छोटा सा पाउच है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन की जिस चीज से बनी होती है उसी चीज का बना हुआ होता है। तो उसी के अंदर हम चाहो तो एंटीबायोटिक डाल लो, ठीक है, कैंसर वाला कीमो डाल दो, वैक्सीन डाल दो, जीन डाल दो, कॉस्मेटिक डाल दो, तो इस प्रकार से इसके अलग अलग एप्लीकेशन हो जाएंगी। सिंपल कहानी, और वो सारे पॉइंट आपको अलग अलग बताने हैं, ठीक है। ओके, नाउ द 1 मार्क्स क्वेश्चन, डिफाइन कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होते हैं? तो फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स डिवाइस होते हैं सच एज बोतल, वायल या ब्लिस्टर पैक्स। कंटेनर पता ही है, सिंपल डेफिनेशन है, जिसके अंदर दवाइयां रखी जाती हैं टू होल्ड अ ड्रग प्रोडक्ट एंड बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इट, दवाई को होल्ड करने के लिए जो कि उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। इट सर्व्स टू प्रोटेक्ट द मेडिसिन फ्रॉम एनवायरमेंटल हजार्ड, इसका काम क्या है? ये सर्व करता है कि जो एनवायरमेंटल हजार्ड्स हैं, लाइट, मॉइस्चर, कंटेमिनेशन, इनसे बचा के रखता है, प्रिवेंट करता है लीकेज को और सुनिश्चित करता है प्रोडक्ट स्टेबल रहे और इंटीग्रेट रहे, मतलब खराब ना हो। डिफाइन फाइन पाउडर्स, अब फाइन पाउडर को डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा?
As per Indian Pharmacopoeia, a fine powder defined as the powder in which all particles pass through the sieve with a nominal mass aperture 180 माइक्रोमीटर। ये देना है आपको किस सीव नंबर से वो पूरे के पूरे पास हो जाएंगे। गिव टू एडवांटेजेस ऑफ ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या फायदा है इसका? पहला, इंप्रूव्ड स्टेबिलिटी, पानी होता नहीं है तो ड्राई पाउडर लंबे समय तक स्टेबल बने रहते हैं। मैनी ड्रग्स आर अनस्टेबल इन लिक्विड फॉर्म, ड्राई फॉर्म इंक्रीज सेल्फ लाइफ। ड्राई फॉर्म क्या करता है? लाइफ लंबी कर देता है। रिड्यूस्ड माइक्रोबियल ग्रोथ, पानी नहीं होगा तो माइक्रोब्स की ग्रोथ भी नहीं होगी। ठीक है। विच पार्ट ऑफ हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन इज यूज्ड टू रिमूव फिल्ड कैप्सूल फ्रॉम द बेड? तो क्या होता है? कैम लीवर होता है, दबाते हैं बाहर आ जाते हैं। Whom we call the father of pharmaceutical education? एमएल श्रॉफ। कॉमन है क्वेश्चन ये। Why oily solutions are not preferred for nasal drop? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। नाक के प्रिपरेशन के लिए ऑयली प्रिपरेशन हम क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों? इट इंटरफेयर विद सीलियरी मूवमेंट्स। जो सीलिया होते हैं नाक के अंदर, उसके मूवमेंट्स पे क्या करता है? दखलंदाजी देता है। उससे क्या है? म्यूसिलरी क्लियरेंस। ऑयल सोल्यूशन इंपेयर सीलियरी एक्शन, रिड्यूसिंग नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। जो सीलिया होती है वो मूव करके म्यूकस वगैरह बाहर निकालती रहती है, जो ऑयल होता है उसके मूवमेंट को रोक देता है, तो वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता है। ठीक है। रिस्क ऑफ लाइपोइड निमोनिया, ऑयल ड्रॉपलेट में एंटर द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहां से ऑयल होते हुए हमारे लंग्स में चला जा सकता है, जिससे कि लाइपोइड निमोनिया हो जाता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेशेंट। ऑयल लंग्स में चला गया तो निमोनिया की एक प्रकार है जिसे हम लाइपोइड निमोनिया कहते हैं, वो हो जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल मिक्सिंग। अब ये जो मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा समझ लो। अब क्वेश्चन आ गया है तो उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मिक्सिंग पता है क्या होता है? जो मिक्स करते हैं हम लोग आपस में दवाइयाँ, इंग्रेडिएंट्स वगैरह को। तो मिक्सिंग ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, नो मेजर चेंज इन स्टेट और फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी, देयरफॉर न्यूट्रल। सॉलिड को सॉलिड से मिक्स करते हैं तो किसी प्रकार में कोई चेंजेस आते नहीं, इसको हम न्यूट्रल मिक्सिंग कहते हैं। तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा आपको। मिक्सिंग ऑफ सॉलिड विद सॉलिड। मिक्सिंग ऑफ गैसेस मिक्स स्पॉन्टेनियसली। दो गैस को मिलाओ एकदम से मिक्स हो जाती है। नो टिपिकल न्यूट्रल मिक्सिंग इन फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में गैसेस जैसा ऐसा कुछ है नहीं, तो ये वाला पॉइंट हट जाता है। जो ऊपर चार ऑप्शन है। मिक्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड, ऑयल और पानी जैसे दो चीजों को मिलाएं अगर, रिक्वायर इमल्सिफिकेशन, सिस्टम हमारा चेंज हो जाता है, तो ये न्यूट्रल नहीं रहा। मिक्सिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड विद लिक्विड, ये सस्पेंशन बनाता है, अगेन हमारा सिस्टम चेंज हो जाता है, तो ये भी न्यूट्रल नहीं रहा। ठीक है। तो न्यूट्रल मिक्सिंग में जब सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स करेंगे तो वो न्यूट्रल मिक्सिंग कहलाता है। Which the following is not a reason behind capping and lamination of tablet? जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें डिटेल में बताया था उसका रीजन, कि इसका क्या रीजन होता है। तो लो स्पीड पंच मशीन। ठीक है, ये इसका रीजन नहीं होता है। डिफेक्टिव पंचेस इसका रीजन है। टू ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई ग्रेनुल्स होता है तो भी कैपिंग और लैमिनेशन हो जाता है। हाई डिग्री ऑफ कंप्रेशन, बहुत तेज से कंप्रेस करे तो भी हमको कैपिंग और लैमिनेशन देखने को मिल जाती है। व्हाट इज फ्लूइडाइजेशन ऑफ सॉलिड? जो हवा में उड़ के सूखते हैं वो फ्लूइडाइजेशन ऑफ सॉलिड है। Fluidization of solid is a process in which solid particles are converted into fluid-like state. अब इसके लिए जिन बच्चों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये हवा में उड़ते हैं क्या मतलब है, तो इसके लिए आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 जिसमें जो ड्राई वाला मेथड है वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसमें फ्लूइडाइज्ड ड्राई मेथड वाला जो है उसको आप पढ़ेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। Which formulation you select for elixir from elixir and syrup फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन चिल्ड्रन? बच्चों को देने के लिए आप क्या प्रेफर करेंगे, एलेक्सिर या सिरप? तो देखो, जो एलेक्सिर होता है उसके अंदर अल्कोहल होता है, तो इसीलिए हम एलेक्सिर को चूज नहीं करेंगे, सिरप को चूज करेंगे। सिंपल सी कहानी है। ग्लिसरीन इज कॉमनली यूज्ड एज बेस इन थ्रोट पेन बिकॉज ग्लिसरीन गाढ़ा होता है, गले से लंबे समय तक चिपका रहता है। रिमेन एट साइट ऑफ एप्लीकेशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, लंबे समय तक गले पे रहता है तो असर दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल? प्लास्टिक अगर हम यूज करें पैकेजिंग मटेरियल तो क्या उसका एडवांटेज नहीं है इनमें से? लाइट होता है, एडवांटेज है। पुअर कंडक्शन ऑफ हीट है, एडवांटेज है। परमिएबल टू वाटर वेपर, वाटर वेपर उसके आर पार जा सकते हैं, ये एडवांटेज नहीं है। नो फ्लेक्स फॉर्मेशन, फ्लेक्स फॉर्म नहीं होते मतलब चमड़ी नहीं उधरती उसकी, ये भी एडवांटेज है। फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी, जो क्वेश्चन हिस्ट्री थी वहीं से कवर हो जाएगा, ये 1996 में आया था। डिफाइन कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, CDDS।
सिस्टम डिजाइन टू डिलीवर अ ड्रग एट प्री डिटरमाइंड रेट। हमने पहले सेट कर दिया कि पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर इतना ड्रग रिलीज होगा फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम टू मेंटेन कांस्टेंट थेरेप्यूटिक ड्रग लेवल इन द बॉडी, जिससे कि बॉडी के अंदर एक ड्रग का लेवल लगातार फिक्स बना रहे। दैट इज द कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। Which of the following tablet is used to prepare solution? तो सोल्यूशन के लिए क्या था? हाइपोडर्मिक। याद है कि नहीं याद है? एज पर डार्सी लॉ के स्टैंड फॉर, अब जिसने देखो ये वाला क्वेश्चन जिसने पढ़ा हुआ है वही बता पाएगा, ये वाला क्वेश्चन जिसने पढ़ा हुआ वही बता पाएगा, तुक्के में किसी का सही हो जाए तो अलग बात है। इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी कोएफिशिएंट, के का मतलब, ठीक है। इनलिस्ट टू बेनिफिट ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इसके बेनिफिट ही बेनिफिट है, ये कंट्रोल्ड होते हैं, सस्टेन होते हैं, साइड इफेक्ट और डोजिंग फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो जाती है, साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। व्हाई टैबलेट्स आर कोटेड, टैबलेट कोट क्यों किया जाता है? गिव एनी टू रीजन। मास्क जो उसका टेस्ट होता है और जो गंध होती है वो छुप जाती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, एयर और लाइट, इनसे बच जाते हैं टैबलेट के अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। Which of the following chemical used as lubricant in tablet? अब lubricant के एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो आप खटाक से लगा दोगे मैग्नीशियम स्टीरेट, ठीक है। ये सबके एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कौन क्या चीज है, तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। फिर कह रहा है व्हाट हैपन इफ आरबीसीज आर सस्पेंडेड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 से जो हमारा टॉपिक है दिस स्टेराइल जो फॉर्मुलेशन जो हमारा टॉपिक है ना, ये उसके अंदर से हाइपोटोनिक एक्चुअली पढ़ाया जाता है टॉपिक जैसे समझाने के लिए, तो ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन जैसे मैंने कहा ना कि कई बार अंधाधुंध वाले आ जाते हैं, तो टॉपिक से लिंकअप होते हैं लेकिन एग्जैक्ट होने नहीं चाहिए, बट आ जाते हैं। तो हाइपोटोनिक क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आरबीसी को क्या होना चाहिए? आइसोटोनिक होना चाहिए, ठीक है। हाइपोटोनिक हो जाएगा तो पानी उसके अंदर भरेगा और सेल हमारे फट जाएंगे। आरबीसी स्वेल एंड बस्ट, हिमोलाइसिस हो जाएगी ड्यू टू एंडोस्मोसिस, वाटर एंटर द सेल, ठीक है, अगर उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे। क्लियर है बातें? तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें, कुछ लास्ट में क्वेश्चन थे वो लॉजिकल वाले क्वेश्चन थे। तो जैसे कि मैंने कहा एमसीक्यू वाले सवाल जब आएंगे तो वहां पर अगर आपने डिटेल में स्टडी कर रखी है तो उसकी रीजनिंग कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बात होगी 3 नंबर 5 नंबर में, अभी आपने देखा होगा हमने एक ही पीवाई को 1 किया, उसके बाद इसी में शायद 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन रिपीट हो गए हमारे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिपीटेशन बढ़ता जाएगा, जैसे कि हमारे एचएफपी के केस में हमने देखा था 4th 5th वाले पीवाईक्यू के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गए थे। हर किसी की कहानी यही है। तो जो बच्चे अभी लास्ट में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, 5 पीवाईक्यू मैं करा दे रहा हूं, इनको कर लीजिए। इसके अलावा अपने स्टेट की आप 2-4 और कर लीजिए, इजिली पास हो जाओगे। और जो बच्चे अच्छे स्कोर के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो चल ही रहा है, उनको तो मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू में। ऑल द बेस्ट।